हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बाय जैक यादव। तो आज हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट टाइम एंड टेंस। देखिए, ये 2 लेक्चर में हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट टाइम एंड टेंस पढ़ा देंगे आपको बता दें कि इसको देखने के बाद आपको अंदर से फील होगा कि मुझे पूरा टेंस आता है। पहली बात देखिए, ये आज ही क्लास में हम पूरे प्रेजेंट टेंस का निचोड़ डिस्कस करेंगे। निचोड़ का मतलब होता है कि ए टू जेड कंसेप्ट यहाँ पे हम टच करने वाले हैं। और दूसरी बात, जो ये मेरे क्लास का नोट होता है, क्लास का नोट्स की बात करेंगे तो ये इतना ही नहीं होता है, ये उसका निचोड़ है। अगर मान लीजिए हम प्रेजेंट टेंस क्लास में पढ़ाते हैं तो कम से कम 45 आवर्स लगता है। कितना? 45 आवर्स का मतलब हुआ कि कम से कम 40 से 45 दिन ओनली प्रेजेंट टेंस ही चलता है। और पूरा का पूरा टेंस की बात करेंगे तो क्लास में कितना चलता है? आई थिंक 60 से 65 घंटा में पूरा टेंस हम ख़त्म करते हैं क्लास में। और आप समझ लीजिए कि मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़िएगा तो मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ेगा, बिकॉज इसमें हम एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ते हैं। और एक बार टेंस पढ़ने, कोई भी टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिए, अंग्रेजी से क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक से आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो हमारा लेवल इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो हम द कंप्लीट टाइम एंड टेंस का जो निचोड़ डिस्कस करने वाले हैं, इसको 2 वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरा द कंप्लीट टाइम एंड टेंस का निचोड़ दे देंगे। इतना भी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो सफिशियंट है। अरे ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो कंटेंट होगा ना, आप कहीं भी पढ़ने से मिला लीजिएगा। आपको इतना भी नहीं पढ़ाया गया होगा, ये मेरा गारंटी है। ये रिवीजन क्लास है मेरा, और रिवीजन क्लास में जितना हम पढ़ा दिए ना, आप जो पेड कोर्स में कंटेंट पढ़े हैं वो इतना भी नहीं मिलेगा आपको, ये बात समझिएगा। तो ये इसको आप ये नहीं समझे कि 1.5 घंटा में ये रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन के होते हुए भी जो आप पढ़े हैं ना कहीं उससे बढ़िया कंटेंट होगा, उससे ज़्यादा कंटेंट होगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये अब हम अपने बुक के बारे में कुछ बता दें। ये जो टाइम एंड टेंस का द कंप्लीट टाइम एंड टेंस लिखा है, ये मेरे द्वारा बुक तैयार किया, हम लिखे हैं इसको, ठीक। यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश, एसएससी, बैंक, सीडीएस सभी के लिए सफिशिएंट बुक है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो पूरे का पूरे, देखिए फर्स्ट एडिशन जब भी आया था तो उसमें कुछ टाइपिंग एरर्स हो गया था। अब वो टाइप करते करते कहीं मान लीजिए एरर था उसमें, तो उसको सेकेंड बार जब एडिट किए तो कुछ बहुत हद तक इसको हम क्या किए, एरर फ्री किए हैं। फिर भी कहीं टाइपिंग होगा तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, बस कहीं मिल सकता है। वो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको मतलब बताए थे कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे पहली बात, ये जो बुक है वो अब 150 पेज का हो गया है। पहले ये 100 पेज का था मात्र, इस बार क्या किए हैं, जब इसका 3rd एडिशन बनाया है तो इसको 150 पेज कर दिए। इसमें आपको ए टू जेड कंसेप्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 500 प्लस सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा आपको। और प्रैक्टिस वो नहीं कि एकदम लो लेवल का, नहीं, आपको लेवल भी इसमें देखने को मिलेगा, हाई लेवल तक इसमें प्रैक्टिस दिया हुआ है। और इसमें 100 प्लस एरर्स, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब मिलेगा। और ये मिलेगा लेटेस्ट एग्जाम जब हुआ है, एसएससी का, बैंक का, सीडीएस का, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो 12th का भी एग्जाम हुआ ना, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें हम डाल दिए हैं उठा करके। तो ये द कंप्लीट बुक है। और यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश बाय ये जो चैनल है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा आपको। और आपको कुछ भी अगर चाहे पूछना है तो यहाँ पे इस नंबर से पे क्वारी कर सकते हैं। तो इसी बात, इसका अगर आप एज ए PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें। और दूसरी बात, अगर आप इसको चाहते हैं कि बुक की तरह लें तो बुक के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे ऑफलाइन सेंटर, RK ट्रेनिंग सेंटर पंडोल, वहाँ मिलेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि बीच में कहीं समझ में कम आया, निकल गए, नहीं। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो ज़बरदस्त ढंग से आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ, बने रहिएगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ हो सकता है समस्या हो, लेकिन आप जो ही लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाला, ये मेरा गारंटी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस का पूरा निचोड़। देखिए, कम समय में आपको टाइम एंड टेंस का मास्टर बना देगा ये वीडियो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम सीखेंगे टाइम। तो बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के जो 3 टाइप होते हैं। पहला प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट का टाइम है मान लीजिए, और यही प्रेजेंट कुछ देर बाद क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। और आने वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो कहने का मतलब ये है, टाइम के 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट टाइम, जो अभी है वो प्रेजेंट है, यही कुछ देर बाद क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। और आने वाला टाइम क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो यहाँ अब नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन देखिए, बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शन। एक्शन के जो 4 टाइप होते हैं। पहला कंटिन्यूअस। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ऑन गोइंग प्रोसेस क्या होता है, जो एक्शन अभी हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय एक्शन होगा, तो उसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं।
मान लीजिए हम जिस समय पास्ट की बात करें उस समय भी कार्य हो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और प्रेजेंट में जिस समय की हम बात करते हैं उस समय कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो जिस समय की हम बात कर रहे होते हैं उस समय हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है कोई भी कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन का मतलब हुआ कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे हम बोलेंगे वो एक्शन कैसा है, तो परफेक्ट है। कैसा है? परफेक्ट है। और थर्ड नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे, और प्लस में ऑन गोइंग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो कंप्लीट भी हो गया है और अभी प्रेजेंट में चल भी रहा है। अगर जो एक्शन कंप्लीट भी हुआ है और अभी भी चल रहा है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट में इन लग गया। इनडेफिनिट, जो एक्शन कब होता हो डेफिनिट नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट एक्शन कहते हैं। तो प्रेजेंट में जो एक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस। जो एक्शन कंप्लीट हो चुका उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और जो एक्शन कुछ देर से होता आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो एक्शन के होने का टाइम निश्चित ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट है। तो जो एक्शन होने का समय निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनडेफिनिट कहते हैं। और इनडेफिनिट का मतलब होता है कि एक्शन कब होता है वो निश्चित ना हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमने क्या सीखा कि टाइम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दूसरा स्टेप में हमने सीख लिया कि एक्शन के जो है 4 टाइप्स होते हैं। पहला कंटिन्यूस, दूसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूस, और जो चौथा इंडेफिनिट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक्शन को हम समझते हैं एकदम फिगर के माध्यम से। मान लीजिए ये भी कोई गर्ल है, क्या है? गर्ल है। अब इसको मन हुआ लड्डू खाने का। क्या हुआ? लड्डू खाने का मन हुआ। तो जब लड्डू जो ही देखी, पापा मुझे लड्डू चाहिए, क्या बोलेगी? पापा पापा मुझे लड्डू चाहिए। तो जब ये लड्डू देखेगी तो पापा इसको क्या किए? एक प्लेट में लड्डू ला के दे दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो जब ये लड्डू खाना स्टार्ट करेगी तो बोलेंगे ऑन गोइंग प्रोसेस है। बोले देखिए देखिए लड्डू खा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये लड्डू खाना स्टार्ट करेगी तो होगा कंटिन्यूस प्रोसेस। मान लीजिए लड्डू यहाँ पे उठाया एक और खाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हम बोलेंगे देखिए लड्डू खा रही है। इसका मतलब वो एक्शन कैसा होगा? तो बोलेंगे चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूस का मतलब वही होता है कि जो एक्शन चल रहा होता है। और हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस को V4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अंग्रेजी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म से बोलेंगे। तो जब भी एक्शन चल रहा होता है तो उसको वर्ब के फोर्थ फॉर्म से ही बोलते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, कि एक्शन पास्ट में चल रहा था, कि एक्शन फ्यूचर में चलेगा। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का रेफरेंस लेते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट में चल रहा है तो V1 आएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर पास्ट में चल रहा था तो V2 आएगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर फ्यूचर में चलेगा तो यहाँ बोलेंगे देखिए फ्यूचर में चलेगा तो विल शेल आएगा। आपको ये आपको आगे और क्लियर होगा। तो यहाँ पे समझिए कि V4 से हम क्या बोलें? कोई भी एक्शन चल रहा है। नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद इसके पापा कहीं से घूम के आए, इन्होंने देखा कि पूरा का पूरा लड्डू क्या है? समाप्त हो चुका है। तो इस समय ये एक्शन कैसा होगा? बोलेंगे परफेक्ट एक्शन। बोलेंगे ये जो एक्शन है लड्डू खाने का वो कंप्लीट हो चुका है। तो परफेक्ट एक्शन का मतलब वही होता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो गया। कोई भी कार्य हो या एक्शन हो वो कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ बोलेंगे परफेक्ट। और ये जो लड्डू खाने का काम है पूरा का पूरा लड्डू क्या किए? खा ली, तो हुआ परफेक्ट एक्शन। नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ समझ, जब लड्डू खाना स्टार्ट की तो क्या हुआ? कंटिन्यूस प्रोसेस। जब ये लड्डू पूरा का पूरा खा लिया तो बोलेंगे परफेक्ट हो गया। लेकिन उसी बीच में एक प्रक्रिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्या होता है कि मान लीजिए इसमें लड्डू भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? लड्डू पूरा खाने में इसको मान लीजिए 2 घंटा का समय लगता। कितना? 2 आवर्स का समय लगता है। लेकिन इसी मतलब मान लीजिए किसी पापा, अब इसके पापा बोले कि अच्छा 2 घंटा का समय लगेगा तब लड्डू तुम खाओ, हम आ रहे हैं। और इसके पापा क्या किए? इसके पापा क्या किए? तो 1 घंटा में रिटर्न आ गए। और रिटर्न आने के बाद इनसे पूछा कि क्या हुआ? तो ये क्या बोलेगी? हम 1 घंटों से लड्डू खा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि 1 घंटा जो हुआ है वो परफेक्ट एक्शन, और अभी भी एक्शन चल रहा है उसे बोलेंगे कंटिन्यूस। तो उस केस में देखिए बोलेंगे अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूस तब होगा कि मान लीजिए लड्डू खा रही है और कुछ देर से खाती आ रही है। जब वो टाइम मेंशन कर देगा तो बोलेंगे ये जो एक्शन है ये लड्डू आधा खत्म हो चुका है और ये पूरा खत्म नहीं हुआ। तो एक्शन कुछ ना कुछ परफेक्ट भी है और कुछ ना कुछ कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वही V3 से हम बताते हैं परफेक्ट, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म से हम बताएंगे आपको कंटिन्यूस। तो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो यहाँ पे V3 आएगा, फिर V4 आएगा। तो ऐसे समझना। और डिटेल से आगे इसको हम और डिटेल से आगे समझने वाले हैं। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा, अगर एक्शन चल रहा है तो कंटिन्यूस, अगर पूरा खा ली तो परफेक्ट, और कुछ देर से खाती आ रही है तो बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे देखिए वही बात बोलेंगे, जो एक्शन बोलेगा अच्छा ये मतलब कोई पर्सन, यही पर्सन अगर मान लड़की है और बोलेंगे ये लड्डू खाती है,
तो खाती है का मतलब ये हुआ कि लड्डू खाती है, लेकिन अभी नहीं खाती है। अगर अभी खाएगी तो मतलब क्या, वो खा रही है हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो खाती है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बोलेंगे ये एक्शन होता है, मतलब ये खाती है लड्डू लेकिन अभी नहीं खा रही है, बोलेंगे ये इसका हैबिट है लेकिन अभी वो कार्य नहीं कर रही है। तो उस केस में हम यूज करते हैं इंडेफिनिट एक्शन का। जो एक्शन कब होता है निश्चित ना हो, जैसे मैं लड्डू खाता हूँ, अभी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ तो बोलेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा मैं लड्डू खाता हूँ, मेरा नेचर है, तो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोसेस, और वो कब होता है निश्चित नहीं होता है। तो इंडेफिनिट एक्शन वो होगा जो मान लीजिए कब होता है उसका टाइम निश्चित नहीं हो, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है। तो ये होगा इंडेफिनिट, इसको रिप्रेजेंट करते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। आगे नेक्स्ट देखिए, स्टेप 1 में हमने सीखा कि टाइम जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टेप 2 में एक्शन के 4 टाइप होते हैं, और टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू क्या बनेगा, टेंस बनेगा। तो टेंस का डिफिनीशन ही होता है कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। अब यहाँ देखिए, तो प्रेजेंट और टेंस का मतलब होगा कि देखिए प्रेजेंट टाइम में एक्शन कैसा है, इंडेफिनिट। तो एक्शन कितना, 4 जो एक्शन है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 जो एक्शन है प्रत्येक टाइम में 4 एक्शन होगा एवरी टाइम में, यानी कि प्रत्येक टाइम में 4 एक्शन होगा। तो प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट एक्शन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में एक्शन कब होता है, डेफिनिट नहीं हो। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, अच्छा मैं मार्केट जाता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं प्रेजेंट में मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ परंतु प्रेजेंट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जाता हूँ, मेरा हैबिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होगा कि एक्शन कब होता है, डेफिनिट नहीं है प्रेजेंट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए टाइम क्या है प्रेजेंट, और एक्शन क्या है कंटिन्यूअस, इक्वल टू क्या बन गया, टेंस बन गया। और कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग होगा कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में एक्शन हो रहा है, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट भी हुआ है और अभी प्रेजेंट में चल भी रहा है, तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्रत्येक टाइम में 4 एक्शन होगा। नेक्स्ट इन द सेम में देखिए पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट क्या है, टाइम है, और इंडेफिनिट क्या एक्शन है। तो पास्ट में एक्शन इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट में कब एक्शन हुआ था डेफिनिट नहीं है। जैसे बोलेंगे मैं मार्केट गया था, तो मैं मार्केट गया था क्या, कब गया था, डेफिनिट है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में एक्शन कब हुआ था, डेफिनिट नहीं है। दूसरा पास्ट में एक्शन चल रहा था, अच्छा बोलेंगे जब आप आए ना तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब जब आप आए वो एक निश्चित टाइम है और उस टाइम में एक्शन हो रहा था, हम क्या बोले थे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस समय की हम बात कर रहे होते, चाहे वो पास्ट हो फ्यूचर हो, उस समय अगर एक्शन हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा तो वहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब आप आए तो मैं पढ़ा रहा था, जब आप आए पास्ट में, उस समय एक्शन हो रहा था, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी कि पास्ट हो जाएगा टाइम, एक्शन हो जाएगा आपको कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, यानी कि देखिए आपके आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो जब आप आए पास्ट में आए उससे भी पहले एक्शन कंप्लीट था, मैं अपना कार्य कर लिया था, तो उसे बोलेंगे पास्ट में एक्शन परफेक्ट था, पास्ट में ही एक्शन परफेक्ट था। यहाँ पे पास्ट हो गया टाइम, एक्शन हो गया परफेक्ट, इक्वल टू बन गया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पास्ट में एक्शन परफेक्ट भी था और कंटिन्यूअस भी था। वही बात कि जब आप आए तो मैं 2 घंटों से पढ़ाता आ रहा था, तो आप आए पास्ट में, उससे पहले एक्शन कंप्लीट भी हो चुका था और एक्शन हो भी रहा था, उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे पास्ट क्या है, टाइम है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है। इन द सेम वे आपको फ्यूचर टेंस में भी क्या बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि फ्यूचर टाइम के अंदर 4 एक्शन। फर्स्ट एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, अच्छा मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा डेफिनिट नहीं है कि कब पढ़ूंगा, या तो बोलेंगे मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा, कल कब अंग्रेजी पढ़ूंगा वो डेफिनिट नहीं है, तो बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में एक्शन इंडेफिनिट है। अच्छा मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँगा, अच्छा फ्यूचर में एक्शन चल रहा होगा, तो क्या बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो टाइम क्या होगा, फ्यूचर एक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ऐसे समझना है। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। इस समय हम कल जैसे बोलेंगे हम अंग्रेजी पढ़ा दिए रहेंगे, तो ये इसका मतलब एक्शन जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वही इन द सेम वे बोलेंगे जो फ्यूचर में एक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट भी होगा और कहीं ना कहीं चल भी रहा होगा। तो पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस इमेजिनेशन ही होता है, ये एक्चुअल में हमें प्रेजेंट से इमेजिनेशन ही करते हैं कि फ्यूचर में एक्शन इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो ये एक इमेजिनेशन है। नेक्स्ट अब स्टेप 3 में देखते हैं कि देखिए जो टाइम है और एक्शन है इसमें रिलेशन क्या है, तो टाइम एक्शन में रिलेशन क्या उसको देख लेते हैं। तो हम बोले कोई भी जो एक्शन होता है वो टाइम पे ही डिपेंड्स होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों,
तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक चापाकल है, या मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, ABCD नाम का कोई पर्सन है, और यहाँ पे क्या है तो चापाकल है, यहाँ पे क्या है चापाकल है। तो इस ए पर्सन को बोलेंगे यहाँ चापाकल की दूरी कितना है 500 मीटर, कितना है 500 मीटर। इस ए पर्सन को बोलेंगे कि तुमको यहाँ जाना है और पानी लेके आना है, क्या बोलेंगे पानी लेके आना है। और मान लीजिए इसको बोलेंगे कि तुमको 0 सेकेंड दिए, टाइम नहीं देंगे बशर्ते कि 500 मीटर दूरी से वाटर लेके आना है। तो ये ए पर्सन क्या बोलेगा नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये हुआ ए बोलेगा मुझे टाइम दीजिए तब हम एक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ये सीखे कि कोई भी जो एक्शन हम करेंगे उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। तो बोलेंगे एक्शन जो है डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्शन किस पे डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्शन मुझे करना है तो टाइम की नीड पड़ेगी, बिना टाइम का कोई भी एक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसका अगर संबंध की बात करेंगे, जितना भी मान लीजिए एक्शन होगा वो टाइम पे ही डिपेंड होगा। तो यहाँ पे स्टेप 3 में हम संबंध सीख लिए, इसका रिलेशन सीख लिए कि एक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई गो टू मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल, क्या होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पे टाइम कैसा है तो बोलेंगे टाइम यस्टरडे बीता हुआ कल पास्ट का टाइम है। तो अगर टाइम मुझे पास्ट में आ गया है तो एक्शन भी मुझे पास्ट में लाना होगा। तो यहाँ पे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, ये गो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज जो वेंट होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो आपको पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे टाइम अगर पास्ट में है तो एक्शन भी हमको पास्ट में लाना होगा। तो ऐसे ही देखिए हम क्या बोलेंगे सेंटेंस में जो राजा होगा वो टाइम होगा, टाइम के हिसाब से एक्शन आएगा। अगर टाइम ही पास्ट है तो यहाँ पे वेंट आएगा ना कि गो आएगा। तो ऐसे हमको समझना है डिटेल से। नेक्स्ट देखिए इसको समझने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स का जानकारी होना जरूरी है। जैसे बोलेंगे देखिए वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डिक्शनरी में जितने भी वर्ब दिया हुआ है एज वो फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहता है अगर वो वर्ब होगा तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है प्रेजेंट को दिखाता है। जैसे ईएटी ईट क्या दिखाएगा, ईट का मतलब कोई भी एक्शन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट V2 जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एट का मतलब कि पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ था, इसका V2 क्या हो जाएगा ईट का 8 होता है। तो V2 जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा और V3 किसी कंप्लीट एक्शन को, मतलब कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ईटेन, ईटेन का मतलब क्या है खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे बोलेंगे परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। V3 जो होता है कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और V4 का मतलब होता है कोई भी एक्शन चल रहा है ऑन गोइंग प्रोसेस। ईटिंग, ईटिंग का मतलब क्या कि अभी मतलब प्रेजेंट में खा रहे हैं। तो कंटिन्यूस जो होता है वो V4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक्शन मान लीजिए हो रहा है तो उसको हम V4 से रिप्रेजेंट्स करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है V5 कुछ नहीं होता है, ये V1 का ही वाई होता है। अगर मान लीजिए ईएटी इट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसी का सिंगुलर फॉर्म होगा ईएटीएस इट्स। इट्स क्या हो जाएगा ये होगा इसका सिंगुलर। तो वर्ब में जस्ट अपोजिट होता है, आपको आना चाहिए कि वर्ब जैसे ईट है, ईट मतलब खाना, तो ये खाना एक से ज़्यादा आदमी खाएगा तो वहाँ पे ईट बोलेंगे और इसमें एस या ईएस वर्ब में जोड़ते हैं तो बनता है सिंगुलर। तो देखिए नाउन अगर बॉय का मतलब एक लड़का और बॉयज़ का मतलब एक से अधिक लड़का, लेकिन वर्ब अपोजिट चलता है, वर्ब का जन्म ही होता है प्लूरल में। तो ईट का मतलब ज़्यादा आदमी खाता है, इट्स का मतलब एक आदमी खाता है। तो नाउन के जस्ट अपोजिट वर्ब काम करता है, वर्ब का जन्म ही होता है प्लूरल में, उसमें एस या ईएस लगा दीजिए बन जाएगा सिंगुलर। तो जो देखिए जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो V5 होता है, ये V5 भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट और V1 भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए वर्ब के कुछ फॉर्म देखते हैं। तो एक होता है बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है EJMR, क्या होता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइपिंग एरर है, बी का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो सिर्फ MR होगा, क्या होगा MR होगा। तो बी का फर्स्ट फॉर्म MR। देखिए EJMR आज के बाद कोई आपसे पूछेगा EJMR किससे बना है तो आप बोलिएगा कि EJMR जो है बी फॉर्म से बना होता है। तो जो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है MR होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है वॉज बियर, क्या होता है वॉज बियर। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपको बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगा और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होगा सिंगुलर फॉर्म होगा वो इज हो जाएगा, इसे बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। और आपको इतना पता होना चाहिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड फॉर्म पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड फॉर्म किसी कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ फॉर्म ऑन गोइंग को दिखाएगा और फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ देखिए जैसे हैव है, हैव का फर्स्ट फॉर्म हैवी होगा और इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड,
फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। हैज सिंगुलर फॉर्म बोलेंगे। तो आपको ये समझना है कि दुनिया में जितने भी वर्ब होते हैं सभी का फर्स्ट फॉर्म वो खुद होता है। जैसे हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, डू का फर्स्ट फॉर्म डू, लेकिन एक जो इज एम आर है यहाँ पे होता है, बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, एम आर होता है। बाकी सभी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सेम ही होता है, आपको ध्यान रखना है। तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका वी टू डिड पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वी थ्री डन किसी कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और वी फोर डूइंग मतलब प्रेजेंट में एक्शन या पास्ट में एक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये डज जो है यानी कि ये भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे, पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। तो आगे इसको और हम क्लियर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। जो वर्ब होता है तो वर्ब का जो जन्म होता है हमेशा V1, आपको डिक्शनरी में जहाँ भी मिलेगा वर्ब तो आप उसको देखिएगा कि वो क्या, ऐसे ईट इट लिखा हुआ है कहीं पे, जियो गो लिखा हुआ है कहीं पे। तो जहाँ भी आपको वर्ब मिलेगा ना, इट मतलब खाना है, एक्शन है, और गो मतलब जाना एक्शन है, तो वर्ब का जो जन्म होता है डिक्शनरी में वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही होता है। कहाँ से होता है, फर्स्ट फॉर्म से। और फर्स्ट फॉर्म को हम क्या मानते हैं पता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो बोले फर्स्ट फॉर्म को हमेशा हम मानते हैं ये प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब का जन्म कहाँ होता है, प्लूरल में। और अगर नाउन की बात करेंगे, जैसे नाउन मतलब बॉय हो गया, तो बॉय का मतलब लड़का, और बॉयज़ का मतलब एक से अधिक लड़का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे अगर नाउन रहेगा तो नाउन में अगर बॉय बोलेंगे, बॉय का मतलब क्या, एगो लड़का हो जाएगा। और अगर बॉयज बोल दिए तो एक से अधिक लड़का हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर नाउन का जन्म कहाँ होता है, सिंगुलर में, लेकिन वर्ब जस्ट इसके अपोजिट चलता है। मान लीजिए ईट ईट मतलब खाना, तो बोलेंगे ये है प्लूरल, बिकॉज ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो ई ए टी एस इट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है ये कि मान लीजिए कि वर्ब का जन्म कहाँ होता है, जस्ट प्लूरल में, उसमें एस या एस जोड़ने पर क्या बनेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठेगा कि बॉय क्या है, तो बॉय बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये बॉय है एक के लिए, तो यहाँ पे एस वाला क्यों आया है, बिकॉज वर्ब उसके जस्ट अपोजिट चलता है। और यहाँ पे बॉयज में तो एक से अधिक लड़का रहेगा, तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, ई ए टी इट आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इन द सेम वे आप देखिए आगे, अब यहाँ पे वही मेंशन है कि नाउन या प्रोनाउन में एस या एस जोड़ने में क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, तो बॉय हो गया आपको सिंगुलर और बॉयज हो जाएगा आपको प्लूरल। लेकिन यहाँ पे रीड देखिए, रीड अगर वर्ब है तो वर्ब हुआ क्या, इसमें बिना एस वाला हुआ, ये उल्टा प्लूरल यहाँ पे हो गया। इसमें एस लगा दिए तो बन गया सिंगुलर, समझ गए ना। तो यहाँ पे बॉय के हिसाब से, सिंगुलर के हिसाब से रीड्स आएगा, और बॉयज़ के हिसाब से यहाँ पे रीड आएगा। तो आपको यहाँ पे आगे कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक बता देते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए आई क्या है, बोलेंगे आई मतलब मैं, तो इसका नेचर क्या होता है, बोले नेचर इसका होता है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे एम ले लिया, तो आई के साथ हैपनिंग वर्ब में ये एम पर्सनली आई के लिए ही आया था। और दूसरी बात, आई हमेशा क्या लेता है, बोलेंगे आई हमेशा लेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये जो हमेशा लेता है प्लूरल फॉर्म, क्या लेता है, वर्ब का प्लूरल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए आई जब भी आएगा तो हमेशा कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो आई एक केस में लेता है सिंगुलर, वो होता है वॉज। क्या होता है, वॉज, वो पास्ट में एक। बाकी ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। तो आई का नेचर होता है सिंगुलर, और ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो आई के साथ ई ए टी ईट आएगा या ई ए टी एस ईट्स आएगा। बोले सर ये आई के साथ क्या होता है, तो आएगा वर्ब कैसा, प्लूरल। तो यहाँ पे आई के हिसाब से ईट आएगा, बिकॉज वर्ब का जन्म ही होता है प्लूरल में। लेकिन यहीं पे रानी लिखेंगे तो क्या होगा, रानी के साथ क्या होगा, तो रानी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ई ए टी ईट नहीं आएगा, उसमें एस लगा दिए, बिकॉज रानी तो एक नाम है सिंगुलर, तो यहाँ पे ईट्स आएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और एक आई होता है, एक यू को ध्यान रखिए कि यू जब भी लेगा, यू का नेचर क्या है, बोलेंगे यू का नेचर दोनों है सर। यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। यू मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है। जब इसको हम यूज करते हैं, हमने देखा कि देखिए इसका मीनिंग दोनों होता है। जीत हो एक आदमी वाले को एक आदमी वाले को हम जिताएंगे या एक से अधिक वाले को, तो बोलेंगे सर जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसका जीत होगा। तो यहाँ पे यू का हिंदी एक होता है कि बहुत सारे लोग, आप लोग, तो इसमें एक से अधिक हो गया, तो हमेशा ऑलवेज यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। यह ध्यान रखिए, बिकॉज यू का मेजोरिटी किधर है, दोनों तरफ है, एक आदमी को भी रिप्रेजेंट करता है, एक से अधिक को भी करता है। तो जब वर्ब देंगे तो एक से अधिक के लिए दे देंगे ना, तो एक आदमी ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यू के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्लूरल फॉर्म ही मिलेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा। तो यह ध्यान रखना आपको कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और यू के साथ भी हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। बाकी सभी के साथ वही रूल फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जैसे कोई नाम है, बोलेंगे मोहन, तो मोहन एक आदमी है, तो वहाँ पे आएगा इट्स
बिकॉज वर्ब का अपोजिट। अब अगर मान लीजिए कि बोलेंगे रोहन, रोहन के साथ क्या गो या गोज, बोलेंगे सर गो जाएगा, बिकॉज वर्ब का जन्म उल्टा होता है ना। वर्ब गो बोलेंगे तो हो गया प्लूरल, और रोहन तो नाम है सिंगुलर, एक आदमी, तो वहाँ पे गो जाएगा ना कि गो आएगा। हालांकि इसको समझाने के लिए हम क्लास में पूरा 1 घंटा लेते हैं, यानी कि यहाँ से कंसेप्चुअल समझाते हैं कि आई एम कैसे लेता है, आर इज को क्यों नहीं लिया, फिर आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आता है, हमेशा ये प्लूरल क्यों लेगा। तो इसको समझाने के लिए क्लास में हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा में समझाते हैं। यहाँ पे आपको 2-4-5 मिनट में समझाने का प्रयास किया, तो समझिए, बिकॉज यहाँ पे हमको कम समय में रिवीजन करवाना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को देखते ही आप पहचान लेंगे ये कौन से टेंस का फॉर्मेट है। आपको हम क्या बताएं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हम रटवाएंगे। अब यहाँ देखिए ये एम है, तो एम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी बताएं जस्ट कि एम आर जो होता है वो बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता है। अभी जस्ट बताएं बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, एम आर। तो एम जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, बार बार हम बता रहे हैं। और ये डूइंग आईएनजी वाला ये V4 है, और V4 मतलब ये कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, इसका मीनिंग होगा कि आई जो है प्रेजेंट में जो है डूइंग कर रहा है अपना वर्क, माई वर्क। तो यहाँ पे आई के लिए अपना के इसमें माई आ जाएगा। यहाँ पे वर्क क्या है, नाउन है, और नाउन है, और देखिए वर्क किसका है, किसका कर रहा है, तो अपना, ये माई बनेगा एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल सेट करता है क्या बनता है, एडजेक्टिव। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखिए मीनिंग निकलेगा आई एम, आई जो है प्रेजेंट में डूइंग, प्रेजेंट में कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना वर्क, माई वर्क। तो ऐसे हम बिल्कुल मीनिंग निकालेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेट है, हैंस प्रूव्ड हुआ मैथ की तरह। तो ऐसे हमको मैथ की तरह प्रूव करके पढ़ना है, ना कि इसको स्ट्रक्चर याद करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टेंस का फॉर्मेट है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा प्रेजेंट में मैं अपना कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉज कर देंगे तो V2 हो जाएगा, तो पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बोल के वर्ब के फॉर्म से आप पूरा का पूरा टेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या है, एम होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा आईएनजी, V4 कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, अच्छा कौन सा एक्शन हो रहा है, आई एम सिटिंग इन द चेयर, ये चेयर पे जो है प्रेजेंट में बैठा है, इसका हिंदी क्या होगा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, तो अभी प्रेजेंट में बैठा है, इसका मतलब क्या, मैं प्रेजेंट में बैठा हूँ, तो बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। यहाँ पे इन का हम प्रयोग करेंगे। कई बार ऑन का भी प्रयोग कर लेते हैं, ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब सरफेस सिर्फ नीचे टच होता है, और जब पीछे भी ये सरफेस टच होता है, नीचे भी सरफेस टच होता है, तो उस केस में इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, या ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब यहाँ देखिए इज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मीनिंग प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, और क्या चल रहा है, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है कहाँ पे, ऑन द रूफ पे। तो यहाँ पे वो छत पर खड़ा है, वो छत पर खड़ा है प्रेजेंट में। अभी जब हम बात करें वो प्रेजेंट में खड़ा है, तब बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस तब बोलेंगे जब एक्शन प्रेजेंट में हो रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब एक्शन पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। तो जिस समय की हम बात कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो है ये इज क्या, तो इज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और आईएनजी कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। वह छत पर खड़ा है, इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, बोलेंगे अच्छा मैं रूम में खड़ा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। एम जो है वो का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे आईएनजी कंटिन्यूस, प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है। तो ऐसे हमको निकालना है मीनिंग। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए बोले मेरा भाई सोया है, तो माई ब्रोदर इज स्लीपिंग का मतलब क्या, प्रेजेंट में सोया है। जब प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है तो वहाँ बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्लीपिंग फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। मुझे हिंदी से कुछ मतलब नहीं है कि हिंदी में या है आ रहा है, चुका है आ रहा है, रहा रही क्या आ रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस हमको इंग्लिश में ही मीनिंग सीखना है। इसका मीनिंग माई ब्रोदर इज मतलब क्या, V5 प्रेजेंट और आईएनजी कंटिन्यूस, प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। तो माई ब्रोदर इज स्लीपिंग, प्रेजेंट में सो रहा है मेरा भाई, तो मेरा भाई प्रेजेंट में सोया है ही बोल सकते हैं आराम से, बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पे चुका है या है लगाए तो है प्लस V3 लगाएंगे, रट के कुछ नहीं। हिंदी से पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोले यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, यहाँ इसका निगेटिव आ गया। तो जब भी निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट चिपका देते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग यानी कि आर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, आईएनजी कंटिन्यू, तो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, और नोट मतलब नहीं चल रहा है। तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, आप प्रेजेंट में मार्केट नहीं जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू मार्केट, देखिए क्वेश्चन
पूछने का हम दो तरीका बताए थे। अगर हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे तो बनेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछना है तो WH वर्ड से पूछिए। अच्छा, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसका आंसर यस नो मिल जाएगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यस नो में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे आर यू गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल ये सही है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अच्छा, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार क्यों जा रहे हैं, इसका आंसर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड से पूछेंगे। तो ऐसे ही हमको देखना। आगे देखिए, वाई आर यू नोट, जब भी मुझे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव करना होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट शिफ्ट करना होता है। तो वाई आर यू नोट गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं, आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे प्रेजेंट में। नेक्स्ट, हियर ऑन सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे देखिए, अब इज MR जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज जो है बी फॉर्म का फिफ्थ फॉर्म होता है और MR जो होता है वो बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता है। और आपको हम पीछे बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है और फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इज MR प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ V1 में ING जब भी लग जाए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, आई मीन टू से डैट ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाता है। तो यहाँ पे V4 मीन्स क्या? कंटिन्यूस। तो यहाँ पे प्रूव हो गया प्रेजेंट टाइम में एक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। इसका मतलब जब भी इज MR प्लस V4 आएगा तो इज MR क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट को, बिकॉज V फॉर्म से बना हुआ है। और V4 कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम में एक्शन चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हुआ स्ट्रक्चर मैथ की तरह। तो ऐसे क्लास में और बेहतरीन ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, फॉर्मेट को आपको रटना नहीं है, फॉर्मेट को आपको बनाना है, फॉर्मेट बनता कैसे उस पर काज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है तो टेंस बिल्कुल ही कुछ नहीं, आराम से आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे खुद से आप निकाल लेंगे मीनिंग, चाहे आपको एक भी स्ट्रक्चर याद रहे या नहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम स्ट्रक्चर याद करवाते ही नहीं है, ऑटोमेटिक वर्ब के फॉर्म से आपको निकालना है मीनिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टेट दिखाने वाले वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है जो अवस्था को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, उसमें ING नहीं लगता है। जैसे नो के साथ यहाँ पे ING नहीं रहेगा, फील के साथ ING नहीं रहेगा, सी हो गया, हियर हो गया, लव हो गया, बी हो गया, बिलोंग हो गया, सीम हो गया, अपेयर हो गया, लाइक हो गया, लुक हो गया, कीप हो गया, हेट हो गया, कंटेन, कंप्राइज, फॉरगिव, थिंक, etc। आपको ध्यान रखना है कि ये सब जब वर्ब की तरह काज करेगा तो इसमें ING नॉट पॉसिबल, ING नॉट पॉसिबल। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कई बार ऑब्जेक्ट की तरह काज करता है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आएगा और वहाँ पे ये नाउन की तरह काज करेगा। तो जहाँ पे नाउन की तरह काज करेगा वहाँ पे ING पॉसिबल, और जहाँ पे वर्ब की तरह काज करेगा इसमें ING कभी भी नहीं लगाइएगा। जैसे बोलेंगे देखिए, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। अच्छा, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट करता है। तो आफ्टर नोइंग वहाँ पे नाउन हो गया तो वहाँ पे नोइंग चलेगा। लेकिन जब इसको हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसमें ING पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है जरा हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए, हम बोलेंगे आई एम नोइंग यू, बोले अभी जस्ट बोले हैं कि नो में ING पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ING लगाते क्यों हैं। तो ING हम कहीं पे इसलिए लगाते हैं ताकि ING लगाने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फोर्थ फॉर्म। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो फोर्थ फॉर्म होता है वो किसी कंटिन्यूस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताएगा कि एक्शन अभी हो रहा है। तो जिस समय की हम बात कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, डैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए ING का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो हम बोलेंगे आई नो यू। अच्छा, नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो सर यहाँ पे जानना, हम किसी को एक बार जानते हैं तो क्या ये कभी ख़त्म होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे नो एक सर वर्ब है, और ये नो जानने के बाद, किसी को जानने के बाद ये कभी एंड होता ही नहीं है। तो ये नो तो पहले से ही कंटिन्यूस है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो जो वह पहले से ही चल रहा है उसमें ING हम क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पे नो जो है, नो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। एक बार आप किसी को जान लीजिए तो जीवन भर वह जानते रहेंगे, कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये पहले से कंटिन्यूस के केस में ING लगा के यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, ये ING लगाने से सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो यहाँ पे ING इसीलिए नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते, देखिए जैसे यहाँ बोलेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पे हमने कहा आई एम डूइंग, यहाँ पे आई एम
डूइंग और यहाँ पे अच्छा डूइंग करिए, तो मैं यहाँ पे माई वर्क यहाँ पे कर दीजिए आप माई वर्क। अब यहाँ पे समझिए ज़रा, हमने कहा आई एम डूइंग माई वर्क, तो एम यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और डूइंग जो है यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट में जो है मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डू में आईएनजी लगाने का मतलब हुआ कि एक्शन प्रेजेंट में अभी हो रहा है और ये कुछ देर बाद ये एंड हो जाएगा, तो आईएनजी वहीं पे लगाना है आपको जो एक्शन 100% एंड होता है, और जो कभी एंड ही नहीं होगा ना उसमें आईएनजी नहीं लगाना है आपको। और दूसरी भाषा में ऐसे समझना है कि जो मेरे कंट्रोल में हो, तो डूइंग कुछ भी करते हैं मेरे कंट्रोल में होता है, जब मन तब ख़त्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर आईएनजी पॉसिबल है। लेकिन बोलेंगे अच्छा आई फील गुड, बोलेंगे मैं महसूस करता हूँ अच्छा, तो क्या फील करना मेरे कंट्रोल में है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। देखिए फीलिंग जो होता है अच्छा हो या बुरा हो, ये डिपेंड करेगा कि कब हम अच्छा महसूस करेंगे कब बुरा महसूस करेंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब किसी की फैमिली में कुछ बुरा हो गया है तो अच्छा महसूस बिल्कुल नहीं करेगा, बुरा करेगा, कितना भी आप बोलेगा नहीं नहीं अब इसको कंट्रोल करिए, मतलब बैड फीलिंग है उसको जस्ट आपको बदलना है गुड फीलिंग है, बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फील में भी आईएनजी नहीं लगेगा, बिकॉज आईएनजी वहाँ पे लगता है जिसको जब चाहे तब हम एंड कर सकते हैं, वो एक्शन वर्ब में। तो फील में भी आईएनजी पॉसिबल नहीं है, आई एम फीलिंग गुड नहीं बोल सकते हैं। तो वो वर्ब जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है वो एक्शन वर्ब नहीं होगा, और जो एक्शन वर्ब नहीं होगा उसमें आईएनजी नॉट पॉसिबल, आईएनजी लगाने से सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम लिस्ट दे दी है, आप इसको ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे हम ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करने वाले हैं, तो रिवीजन का क्लास लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नो हो गया, फील हो गया, यहाँ पे सी हो गया, हियर हो गया, लव, वी, बिलोंग, असीम, अपेयर, लाइक, लुक, कीप, हेट, कंटेन, कंप्राइज, फॉरगिव, थिंक, ये सब जो है इसमें आईएनजी पॉसिबल नहीं है। जैसे बोलेंगे आई एम फॉर गिविंग यू, जैसे बोलेंगे आई एम फॉर गिविंग यू, तो फॉर गिविंग वहाँ पे नहीं होगा, आई फॉर गिव, क्या होगा आई फॉर गिव, तो यहाँ पे फॉर गिव में आईएनजी पॉसिबल नहीं है। जैसे बोलेंगे आई एम थिंकिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, आई थिंक बोलिए, आई थिंक ऐसे बोलना है। जैसे बोलेंगे आई एम हेटिंग यू नहीं, आई हेट यू, क्या बोलेंगे आई हेट यू, तो ये सब यहाँ पे इसमें आईएनजी लगाने से क्या होता है सुपरफ्लुअस बन जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए द स्कूटर डैट आई एम यूजिंग, मतलब वो जो स्कूटर जो हम यूज कर रहे हैं आजकल दीज डे इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। अच्छा बिलोंगिंग नहीं होगा, जस्ट बताएं बिलोंग्स करता है सर कहाँ से, वो मेरे ब्रदर, यहाँ पे माई ब्रदर लिखा हुआ है, तो जो हम स्कूटी यूज करते हैं ना वो मेरे किसका है, तो भाई का है। तो यहाँ पे समझिए यहाँ बिलोंग में आईएनजी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो है मेरे कंट्रोल में है नहीं। अब अभी जस्ट नहीं बोलेंगे अच्छा वो बिलोंग करता है मेरे भाई का, भी इस बिलोंग को बदल देते हैं, मतलब वो दूसरे का बना देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये एक्शन वर्ब हुआ नहीं, और जो एक्शन वर्ब नहीं होगा उसमें आईएनजी नॉट पॉसिबल, यहाँ बिलोंग में आईएनजी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे बिलोंगिंग लगा के, यहाँ पे बिलोंगिंग लगा के आपको पूछेगा कौन से पार्ट में इरर्स है, तो यहाँ पे आप बोलेगा कि बिलोंग में आईएनजी नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही आपको समझना है ना। देखिए आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आपको नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। और आपको हम बताएं पीछे जो नाउन में डिटेल सेट करके क्या बनता है एडजेक्टिव, तो वर्क किसका है मेरा वर्क, तो यहाँ पे माई क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे देखिए आई जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो प्रोनाउन होता है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे देखिए ये डन जो है वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म होगा, तो आप बोलेंगे डन जो है ये डू का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जो थर्ड फॉर्म होता है हम बताए थे, थर्ड फॉर्म मीन्स क्या, वो किसी कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट एक्शन कैसा होगा, परफेक्ट होगा। और ये हैव जो है यहाँ पे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, जो हैव जो फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट होगा, जहाँ भी आपको हैज है प्लस V3 दिख जाए, तो V3 मीन्स क्या कि एक्शन कंप्लीट हो गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो डन का मतलब डन हो चुका है मेरा अपना वर्क, यहाँ पे आई हैव डन माई वर्क, तो मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपना कार्य कर लिया हूँ, मेरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मीनिंग ऐसे निकालेंगे कि हैव जो है प्रेजेंट टाइम में एक्शन डन है, कंप्लीट है। तो वर्ब के फॉर्म से बिल्कुल हम मीनिंग निकाल लेंगे, हमको कुछ नहीं रटना है, कोई फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट को आप साइड कर दीजिए, आप ओनली वर्ब के फॉर्म से टेंस को सीखिए। नेक्स्ट अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, प्रेजेंट में मैं अपना कार्य कंप्लीट कर लिया हूँ, आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट टाइम में मैं अपना कार्य कंप्लीट कर लिया हूँ, यही इसका निकलेगा मीनिंग। नेक्स्ट
अब यहाँ देखिए, आई हैव बीटेन यू, हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बीटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये किसी कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई जो है ये है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में बीटेन मतलब प्रेजेंट में किसी को बीट कर दिया है। किसको किया है? यू पर्सन को। तो मैंने प्रेजेंट में आपको पीट दिया है, तो यहाँ पे आई है बिटवीन यू हो जाएगा, मैं आपको पीटा हूँ, यानी प्रेजेंट में पीटा हूँ, समझ गए। तो ऐसे हम आराम से वर्ब के फॉर्म से टेंस प्रूव करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यू हैव स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड में से डांटना होता है, उसका थर्ड फॉर्म है, यानी कि डांट दिया है। V3 मीन्स क्या? एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और कब हुआ? यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में डांटने का कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। और कौन किसको डांटा है? यू ने डांटा, यानी कि आप मुझे डांटे हैं, यानी मी मीन्स मुझे डांटे। तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से समझ सकते हैं वर्ब के फॉर्म से। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ही हैज़ टेकन टी, यहाँ पे टी जो है यहाँ पे हो जाएगा नाउन। और आपको बताए हैं जब भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन देखने को मिल जाए तो उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ही क्या है? प्रोनाउन, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इस एक्शन कंप्लीट हो चुका है। टेक का जो थर्ड फॉर्म है वो टेकन होता है। यहाँ पे जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ है? तो ही हैज़ है जो है यहाँ पे हैव का फिफ्थ फॉर्म है। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए हैज़ यानी कि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट है। तो प्रेजेंट में जो है ही ने चाय पी लिया है, ही हैज़ टेकन टी, उन्होंने चाय पी लिया है, समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उसने चाय पी ली है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे यू हैव नॉट कम हियर, यहाँ पे देखिए अब निगेटिव आ गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव का निगेटिव करेंगे, तो सेंटेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम क्या हो जाएगा? कम यहाँ पे हो जाएगा मैन वर्ब, और यहाँ पे हैव हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में नोट लगता है। जैसे बोलेंगे यू हैव नॉट कम हियर, तो यहाँ पे कम क्या है? कम बोलेंगे वर्ब है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे हैव के बाद आया है। तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कम, तो ये परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म किसी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और नोट यहाँ पे बोलता है नहीं कंप्लीट हुआ है, तो नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? नोट यहाँ पे होगा एडवर्ब, बिकॉज आपको पहले बताए हैं जो वर्ब में डिटेल सेट करता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे देखिए यू हैव कम हियर, यू हैव कम हियर, आप यहाँ आए हैं, और ये नोट बोला है नहीं आए हैं, तो इस कम में डिटेल सेट कर रहा है। जो वर्ब में डिटेल सेट करे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये बोल रहा है कम मतलब आया, और ये नोट बोल रहा है कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये नोट यहाँ पे बन जाएगा एडवर्ब। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। यहाँ पे इसका मीनिंग आप यहाँ नहीं आए हैं, आप यहाँ नहीं आए हैं। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अच्छा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो होगा जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो होगा जिसका आंसर यस नो में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोलेंगे हैव यू कम हियर। अच्छा, ये जो हैव है, और आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है उसका स्टार्टिंग जो होता है वो WH फैमिली से होता है, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस नो में मिल जाता है उसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा है, क्या आप यहाँ आए हैं, तो ये तो सर दिख रहा है मुझे कि ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगर आए हैं तो हाँ बोलेंगे, और नहीं आए हैं तो नो बोलेंगे। तो क्या आप यहाँ आए हैं, ये तो एकदम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हुआ। तो जिसका आंसर यस नो में मिल जाए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? क्या आप यहाँ आए हैं, तो मुझे दिख रहा है एक्शन कंप्लीट है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? हैज हैव होता है। तो यू के हिसाब से हैव आएगा, फिर हैव यू कम हियर, हैव यू कम हियर, क्या आप यहाँ आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब यही आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे बोलेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इसका आंसर यस नो में मुझे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो इंट्रोगेटिव का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाए थे ना, उसी में आप WH फैमिली जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हैव यू कम हियर था, क्या आप यहाँ आए हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं, तो बस इससे पहले WH फैमिली जोड़ना है वाई। कब रहेगा तो व्हेन जोड़ देंगे, कैसे रहेगा तो हाउ जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्यों है तो वाई जोड़ दिए। WH फैमिली वहाँ जुड़ेगा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, वाई हैव यू नोट कम हियर, यहाँ जब भी मुझे नोट चिपकाना होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद चिपकाते हैं। वाई हैव यू नोट कम हियर, कम ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे हैव जो है फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में परफेक्ट है। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाई हैव यू नोट कम हियर का मतलब हुआ कि आप यहाँ क्यों नहीं आए हैं, आप यहाँ प्रेजेंट में क्यों नहीं आए हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से, इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे WH में से स्टार्ट करना पड़ा है। नेक्स्ट अब इसका फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करने वाला, जो डूअर होगा उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरी भाषा में सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है वो सब्जेक्ट होता है।
और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैज़ या हैव आ सकता है। तो हैज़ जो होता है ये हैव का फिफ्थ फॉर्म होता है, पाँचवा फॉर्म होता है, और जो हैव यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म है। ये दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको हम बताए थे कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे V3 का मतलब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट का मतलब क्या है कि वो एक्शन हो चुका है, पूरा एकदम कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे V3 मीन्स परफेक्ट एक्शन। तो ये प्रूव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट है यहाँ पे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम प्रूव करना सिखाते हैं क्लास में, ना कि आपको रटवाना है इसे। हम आपको पूरा सेंटेंस दे दिए, सेंटेंस में आपको मीनिंग निकालना सिखा दिए, इसके बाद आपको हम फॉर्मेट दिखा दिए और उस फॉर्मेट को बता दिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही। तो आपको वर्ब के फॉर्म से पूरा का पूरा फॉर्मेट हम प्रूव कर देंगे और ईजी बात है ये। और आपको हम बता रहे हैं कि आपको और डिटेल से पढ़ना है, ये तो हम आपको कम समय में 3, और आप चाहते हैं कि पूरा टेंस हम बेहतरीन ढंग से पढ़ें, तो मेरे फाउंडेशन बैच में आइए। वहाँ पे 2.5 महीना टेंस चलता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कम से कम 50 से 60 घंटों में टेंस खत्म किया जाएगा। तो अगर 3 घंटा में आप इतना सीख सकते हैं तो 50 से 60 घंटे में कितना कुछ सिखा देंगे आपको, आप समझ सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा RK ट्रेनिंग सेंटर पंडोल, ठीक, वहाँ पे संपर्क करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ तक पूरे जीवन में एक ही बार अंग्रेजी पढ़ना है तो मेरे पास आइए, इसके बाद जीवन में कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस स्तर से हम पढ़ा देंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे हैव जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल ये प्रेजेंट हो गया। और ये डन V3 किसी कंप्लीट एक्शन को, परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं अपना कार्य कर लिया हूँ प्रेजेंट टाइम में। मीनिंग क्या है, कंप्लीट एक्शन है। तो मीनिंग तो आराम से निकाल सकते हैं, अगर मेरा क्लास आप करेंगे ना तो बिल्कुल आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा। कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंस होते हैं, डैट डिमांड जो डिमांड्स करता है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे और जो सेंस होगा जो डिमांड करेगा कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो बताएगा आपको, उसके सेंस से आपको पता चल जाएगा कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक बात समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम करते कहाँ हैं। तो सिंपल सी भाषा में जो एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन हाल ही में यानी कि प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्शन बहुत जल्द ही खत्म हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते कहाँ हैं। तो जो एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है, यानी कि वो तो पास्ट है लेकिन हाल ही का पास्ट है, ज़्यादा पास्ट नहीं हुआ, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कर लेते हैं। दूसरी भाषा में ये कहता है, कंसेप्ट इसका ये कहता है कि कोई भी जो वर्क है या एक्शन है जो पास्ट से प्रेजेंट दोनों टाइम को टच करेगा। किसको टच करेगा, पास्ट को भी प्रेजेंट को, या बोलेंगे पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने का कार्य करता है। तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो पास्ट और यानी कि थोड़ा पास्ट और अभी जो प्रेजेंट है उन दोनों को टच करके दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा, तो वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, वो डिमांड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं ज़रा, देखिए तो यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सेंस होते हैं जो डिमांड करता है प्रेजेंट परफेक्ट होने की। अब यहाँ देखिए, सो फार का मतलब क्या होता है, अभी तक। तो अभी तक का मतलब क्या, अभी तक, अभी तक इसका मतलब अभी जो पास्ट कुछ देर बीता है ना, वो अभी तक की बात करो। कुछ इसमें पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया। जैसे बोलेंगे अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक, अभी जो पास्ट कुछ बीता है तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे सो फार कौन सा टाइम है, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, तो ये क्या डिमांड करेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड करेगा। दूसरी बात, सिंस का हिंदी होता है तब से लेकर अब तक, यानी कि बोलेंगे देखिए तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिंस जो है यहाँ पे ये दोनों टाइम को टच करा, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट तक कोई नहीं आया है। जो पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी येट है, येट का भी मतलब होता है अभी तक। क्या होता है, अभी तक। अब यहाँ पे सो फार का मतलब अभी तक, डिमांड क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक, डिमांड क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। येट का मतलब अभी तक, डिमांड क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखिए, अनटिल नाउ का भी मतलब होता है अभी तक, ये भी डिमांड क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंटली मतलब हाल ही में, लेटली हाल ही में। तो हाल ही में कोई एक्शन हुआ है तो हम जस्ट बताएं कि जो एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है उसको आराम से आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोले, उसको आप सिंपल पास्ट में नहीं ले जाएं तो बढ़िया होगा। तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ड है सब डिमांड करेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वर्ड देखते ही आपको कूद पड़ना है टेंस पे और आराम से आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे, इवर मतलब होता है कभी, ये भी डिमांड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इवर बिफोर, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिमांड करेगा। यहाँ पे जैसे आई एम सॉरी, अच्छा आई एम सॉरी भी क्या डिमांड करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन डिमांड करता है। इसको देखते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लीजिएगा। अगर कोई टेंस अदर यूज हुआ है तो उसको आपको मानना है कि ये गलत है और उसको काट के आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना होगा। अच्छा, आई एम सॉरी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्यों लिखे, जरा इसको देख। यहाँ देखिए, तब से अब तक कोई नहीं आया है, तो सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो अभी
तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे होगा नो बॉडी हैज़ कम सो फार। सो फार बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंस भी बोल सकते हैं कि तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। तो आपको यहाँ पे समझना है ये सिंस हो गया, सो फार हो गया, ये सब डिमांड क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर इससे पहले कोई अदर टेंस होता तो पहले गलती हो जाता। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मीनिंग तब से लेकर अब तक पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और जो पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ेगा, टच करेगा, वहाँ हम बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। सिंपल सी भाषा में बताएंगे तो ऐसे कंसेप्चुअल हमको पढ़ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूँ। और हाल फिलहाल का मतलब क्या बताए थे, जो मतलब हाल ही में हुआ, रिसेंटली हुआ, लेटली हुआ है, उसको तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं, बिकॉज वो हाल ही में हुआ है, बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा पास्ट नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा लिखते हैं। तो इसको आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली नहीं बोलेंगे। लेटली का मतलब हाल फिलहाल होता है, और लेटली भी यहाँ पे और रिसेंटली दोनों सही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए डिड नॉट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये हाल फिलहाल की बात कर रहा है। और आपको हम बताए थे जो पास्ट का एक्शन बहुत हाल ही में हुआ है, जस्ट हुआ है, और वो ज़्यादा पास्ट का नहीं है, तो उसको कहाँ लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। और यहाँ पे डिड नॉट ये आपको हो गया सिंपल पास्ट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का, तो बोलेंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे 3 पार्ट बना दिया, यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया, यहाँ पे 1 पार्ट हो गया, यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट, और डी में दिया नो एरर। तो आपको फाइंड करना होगा। देखिए सर ए पार्ट में एरर है, बिकॉज यहाँ पे आएगा हैव नॉट। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं कि जो लेटली होता है, रिसेंटली होता है, वो डिमांड करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की। और यहाँ पे डिड नॉट जो है ये सिंपल पास्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके फॉर्मेट में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं आकर के यहाँ पे हैव नॉट आएगा, तो बोलेंगे आई हैव नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली। ये बिल्कुल सही होगा। नीचे वाला सेंटेंस, ऊपर वाला में डिड नॉट गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है, और बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे। और पहली बात ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में आपको हम A to Z कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करवा देंगे, ताकि आपको कम समय में, यानी कि 1.5 से 2 घंटा के अंदर में आपको पूरा का पूरा टेंस का नॉलेज हो जाए। और ये द कंप्लीट टाइम एंड टेंस का रिवीजन क्लास होगा। इसको देखने के बाद आपको फील होगा कि हमको टेंस आता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आगे, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ज़रा इसको हम देखते हैं। यहाँ लिखा आई एम सॉरी आई हैव डन मिस्टेक। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी को बोलेंगे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, बिल्कुल सही बात है। कितना अच्छा लगता है कि अच्छा हमने जो गलती किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है कि हम तो गलती कर दिए, मुझसे जो गलती हो गया है। तो यहाँ पे सॉरी क्या डिमांड करेगा, आई एम सॉरी डिमांड कर रहा है कि मैं आपसे सॉरी क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है जो बैड ही था। तो आई एम सॉरी हमेशा इसीलिए डिमांड करेगा, कोई एक्शन हो चुका है यानी गलत ही हुआ है, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। तो आई एम सॉरी हमेशा क्या डिमांड करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई एम सॉरी जब भी आए, किसी से माफ़ी मांगना है तो आई एम सॉरी बोलिएगा, तो वहाँ पे आगे प्रेजेंट परफेक्ट चिपकाना है। भी कह देखिए कि हमको ये काम हमने कर दिया, एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके लिए सॉरी मांग रहे हैं, तो आपको यही बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, आई एम सॉरी आई डू मिस्टेक। अच्छा, ये डू आ गया, तो ये नीचे वाला सेंटेंस गलत क्यों है, बिकॉज आपको हम बताए हैं कि अभी देखिए आई एम सॉरी जो है वो डिमांड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नीचे लगा हुआ है डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और आपको आगे हम बताएंगे अगर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा हैबिट है मिस्टेक करने का। तो भाई तुम गलती क्यों मांग रहा है? अगर किसी को बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो या मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होती है और बार बार होगी, तो इसका मतलब आप माफ़ी ही क्यों मांग रहे हैं? तो ये इलॉजिकल बात हो गया कि आप उससे माफ़ी मत मांगिए, चुपचाप निकल जाइए। तो ये इसमें मैनर नहीं है, तरीका नहीं है, बिकॉज वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है डू, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वो हैबिट को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो हैबिट को ही रिप्रेजेंट करेगा। जब वो एक्शन वर्ब आएगा तब आपको आगे हम बताएंगे। तो आई डू मिस्टेक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इलॉजिकल बात हो रहा है। हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो बोलेंगे आई एम सॉरी आई हैव डन मिस्टेक। यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए? मीनिंग हमसे गलती हो गया यानी कंप्लीट एक्शन है, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है देखिए कि हमसे गलती हो गया, कंप्लीट एक्शन, इसीलिए माफ़ी मांग रहे हैं। है प्लस V3 डिमांड करेगा आई एम सॉरी हमेशा। तो आपको हम बताएं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सेंस होंगे जो डिमांड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट। आपको जितना भी वर्ड हम डिस्कस किए आपको उसको ध्यान रखना है। ये सारे वर्ड आपको दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आराम से लगा देना। यहाँ पे देखिए
यहाँ वही बात है, कोई भी एक्शन पास्ट और यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेगा, और पास्ट से जब प्रेजेंट को जोड़ने की बात आएगी, रिलेशन की बात आएगी, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बताए थे कि ना कि अभी तक कोई नहीं आया है, तो पास्ट से प्रेजेंट तक कोई नहीं आया है। यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रिलेट करके बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट डिमांड करेगा। तो बिल्कुल आसान है कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना होगा। जहाँ भी जोड़ने की बात करेंगे वहाँ आप आँख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर 2 आवर्स, तो जब भी टाइम देगा यहाँ बोला कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स। पहले इसको समझते हैं। ये हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, तो किसी कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट भी है, और यहाँ पे V4 भी है, यानी कि आईएनजी वाला भी है। तो आईएनजी किसी एक्शन जो अभी चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट टाइम में एक्शन परफेक्ट भी है और चल भी रहा है, इसका मीनिंग ये आ रहा है। और यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो, तो वहाँ पे फोर का हिंदी क्या होता है, से होता है। क्या होता है, से। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटों से कोई कार्य हो रहा है, इसका मतलब देखिए क्या होगा, 2 घंटा जो है यहाँ पे, ये 2 आवर्स की बात करेंगे। 2 आवर्स क्या हो चुका है, तो बोलेंगे 2 आवर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड है, सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो बिल्कुल। और तीसरा घंटा भी जो एक्शन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरा घंटा भी एक्शन बोलेंगे तो ऑन गोइंग है, बोलेंगे कंटिन्यू है। क्या बोलेंगे, तीसरा घंटा जो एक्शन है कंटिन्यू है, चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे टाइम कैसा है कि 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है 2 आवर्स, और तीसरा घंटा भी एक्शन हो रहा है। अगर मेरे पास टाइम है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, तो एक्शन भी जाएगा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे इन द सेम वे देखिए, यहाँ पे है प्लस V3 क्या है, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट में परफेक्ट, और यहाँ पे V4 कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसका जो है कॉम्बिनेशन सही बन रहा है। तो आपको समझना है इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। मीनिंग तो वर्ब के फॉर्म से निकालते हैं। है प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, V3 प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट है, और डूइंग मतलब चल भी रहा है। तो जो डू है यानी कि कार्ड जो है प्रेजेंट में हो भी चुका है और अभी जो है चल भी रहा है, इसका मीनिंग ये होगा। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो आई हैव बीन डूइंग, मैं जो है प्रेजेंट में अपना कार्य कर रहा हूँ, और 2 घंटों से मतलब हुआ कि 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, और तीसरा घंटा भी कार्य चल रहा है। तो बोलेंगे मैं अपना कार्य 2 घंटों से करता आ रहा हूँ। बोलिए, या ये सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि मैं अपना कार्य 2 घंटों से कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ का मतलब आ जाएगा कि तीसरी घंटा भी जो है वो चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जब भी टाइम मेंशन करेंगे 4 या सिंस के बाद, तो इसका मतलब एक्शन स्टॉप नहीं हुआ, एक्शन चल ही रहा है। नेक्स्ट, ऐसे आपको समझना है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इसका मीनिंग क्या होगा, प्रेजेंट में मैं 2 घंटे कार्य किया हूँ, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट हो चुका है, और तीसरा घंटा भी चल रहा है। वही बात जो हम बोले हैं अभी कि एक्शन जो है ये यहाँ पे 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तीसरा घंटा भी अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है एक्शन कंप्लीट भी हुआ है और प्रेजेंट में एक्शन अभी चल भी रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। थोड़ा और खींचते हैं इसको। यहाँ पे 4 ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, और जो सीन्स होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको समझना कैसे है कि जैसे बोलेंगे मैं अपना कार्य 2 घंटों से करता आ रहा हूँ, तो 2 घंटा केस में ये टाइम जो सिर्फ ड्यूरेशन है, अवधि को बताता है, फिक्स नहीं है, तो वहाँ 4 का प्रयोग करेंगे। जैसा मैं अपना काम 4 सालों से करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 का प्रयोग करें। लेकिन यही बोलेंगे कि मैं अपना कार्य 2022 ईस्वी से करता आ रहा हूँ, 2022 का मतलब ये हुआ कि 2022 का मतलब ये क्या है, ये बोलेंगे फिक्स टाइम हो गया, तो वहाँ पे सीन्स का प्रयोग होगा। जहाँ पे फिक्स हो जाए कि मैं ये बचपन से करते आ रहा हूँ, तो चाइल्डहुड सीन्स आ जाएगा। यानी कि 2018, यानी कहने का मतलब हुआ 2018, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीन्स आएगा, फिक्स है। तो फिक्स के लिए आप सीन्स का प्रयोग करें, और जहाँ पे अवधि की बात करेगा 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वहाँ पे आप 4 का प्रयोग करें। आपको बोलेगा संडे, मंडे और कोई ईयर का नाम बोल देगा, तो वहाँ पे आप सीन्स का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट, आप 2 घंटों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तीसरा घंटा चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए फॉर 2 आवर्स का मतलब हुआ कि 2 आवर्स कंप्लीट हो चुका है और तीसरा घंटा भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 आवर्स कंप्लीटेड है और थर्ड आवर इज कंटिन्यूइंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे यू हैव, ये फर्स्ट फॉर्म, ये बीन V3 परफेक्ट, और यहाँ पे टीचिंग कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट टाइम में जो है एक्शन
परफेक्ट भी है और चल भी रहा है। तो यहाँ बोलेंगे आप 2 घंटों से पढ़ाते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आगे मैं 5 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ लिखा हुआ है, तो आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 5 ईयर्स, समझ गए। और यहीं पे अगर टाइम मेंशन कर देता कि यहाँ पे बोलेगा 2020 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 4 नहीं सीन्स आ जाएगा। आपको ये समझना है, ये बहुत ही बेसिक है। तो ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में हम शॉर्ट ही करके निकलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब अगला सेंटेंस यहाँ पे है जो हम इसको हम समझाने के लिए क्लास में 3 से 4 घंटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है ये रिवीजन बैच है। जैसे बोले कि मैं आपको 10 सालों से जानता हूँ, यानी कि जानते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे 4 का हिंदी क्या होगा? सी होगा। तो 10 सालों से जानते आ रहा हूँ का मतलब हुआ कि 10 साल कंप्लीट हो चुका है, और अभी 11वां साल भी क्या है, तो बोलेंगे 11वां साल ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो यहाँ पे क्या सर ये सेंस जो यहाँ पे 4 10 ईयर्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि एक्शन कंप्लीट भी हुआ है और एक्शन कहीं ना कहीं चालू भी है। तो यहाँ पे टेंस कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे आई हैव, ये हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ओके, और ये नॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। तो बोलेंगे V1 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, V3 परफेक्ट को। तो यहाँ पे जो टेंस लिखा हुआ है ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ बोलेंगे यहाँ पे जो टेंस लिखा हुआ है ये V1 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, V3 किसी परफेक्ट एक्शन को। तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। तो आई हैव नोन का मतलब मैं उसे जाना, यानी कि मैंने उसे जान लिया, मैंने उसे 10 सालों से जाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, यहाँ पे नोन में ही हिडन है, छुपा हुआ है। और क्या छुपा हुआ है? बोलेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस जो यहाँ पे हिडन है। बोलेंगे कंटिन्यूस जो प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस जो प्रोसेस होता है वो हिडन है। कैसे? तो हम किसी को 10 सालों से या 2 सालों से जाने हैं, तो इसका मतलब अभी भी जान रहे हैं, जाना ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस परफेक्ट में ही नो में आईएनजी छुपा हुआ है। तो यहाँ बोलेंगे ये, इसमें आईएनजी लगाने का प्रयास भी नहीं करिएगा, बिकॉज आपको पीछे बता दिए कि नो में आईएनजी नहीं लगता है। तो अगर कंटिन्यूस में नहीं लगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं रहेगा। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस आ जाएगा इसमें। तो बोलेंगे आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स का मतलब हुआ कि मुझे आपको जाने हुए 10 साल हो चुका है और 11वां साल अभी चल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 साल कंप्लीट है और 11वां साल जो चल रहा है वो हिडन सेंस है नो में। नो बिकॉज पहले से कंटिन्यूस होता है, उसमें आईएनजी नॉट पॉसिबल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही किसका सेंस देगा? कंटिन्यूस का सेंस देगा। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा कि आई हैव बीन नोइंग, वो गलती हो जाएगा। नो में आईएनजी नॉट पॉसिबल, वहाँ पे नो में आईएनजी नहीं आएगा। तो यहाँ से भी एरर पूछ सकता है, यहाँ पे समझ सकते हैं इन बातों को। तो यहाँ पे अलर्ट रहना, जितना भी हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं A to Z इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको 12th का एग्जाम देना है, चाहे SSC का एग्जाम देना है, बैंकिंग का देना है, CDS का देना है, दुनिया का कोई भी एग्जाम देना है, यानी कि वहाँ पे अंग्रेजी पूछेगा। अंग्रेजी में अगर आपको टेंस पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे A to Z कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और हम चाहेंगे कम समय में आपको पूरा कंसेप्ट से एक बार रूबरू करा दे, ताकि आप कम समय में पूरा का पूरा टेंस रिवीजन कर पाएँ मेरे इस एक लेक्चर से। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको लिखना है तो आप दोनों को मर्ज करेंगे। पहले परफेक्ट लिखेंगे, फिर कंटिन्यूस, दोनों को मर्ज कर देंगे। यहाँ पे देखिए हैज हैव आया हुआ है, तो हैज हैव का V3 आएगा। और V3 अगर मान लीजिए हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लिए परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो आपको कंटिन्यूस का भी हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैज हैव प्लस V3 की बात अगर करेंगे, तो हैज हैव के बाद अगर हैज हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है किसका? तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे EJMR भी किसका होता है? EJMR की बात करेंगे, ये भी होता है हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस का। तो EJMR का जो पिता होता है कौन होता है? बी होता है। EJMR का पिता कौन होता है? फादर, बी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हैज हैव हम हेल्पिंग लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का, तो कंटिन्यूस का EJMR होगा। तो EJMR का पिता बी यानी कि फादर बी होता है। तो बी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बी का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा बीन। क्या लिखना पड़ेगा? बीन। बिकॉज यहाँ पे हैज हैव के बाद यहाँ पे EJMR डायरेक्ट नहीं आ सकता, यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म करना होगा। बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको हैज हैव प्लस V3 आएगा। तो यहाँ पे अगर हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग हो गया, तो EJMR यहाँ पे हेल्पिंग नहीं लिख करके उसको बीन क्यों लिखे हैं? बिकॉज ये डिमांड करेगा हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीन बन गया EJMR क्या बन गया? बीन बन गया। और यहाँ पे V4 क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए जो हैज है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, हैव क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और बीन कहाँ से आया? EJMR बन गया बीन, ये बन गया परफेक्ट। प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट भी एक्शन, और यहाँ V4 चल भी रहा है। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट भी हो गया होगा और चल भी रहा होगा। यहाँ पे आगे 4 प्लस सिंस प्लस टाइम आएगा, तो आपको यहाँ से समझना है। तो हम जो भी पढ़ाएंगे ना बिल्कुल कंसेप्चुअल ही पढ़ाएंगे। क्लास में आइएगा तो और मज़ा आएगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो हम क्या सब डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट यानी कि प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट भी है, चल भी रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन कब होता है ये निश्चित नहीं हो, डेफिनिट नहीं हो। तो जब टाइम डेफिनिट नहीं हो तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हुआ कि एक्शन जो कब होता है वो डेफिनिट नहीं हो, इंडेफिनिट। क्या नाम है? इंडेफिनिट हो। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ देखिए इसकी फॉर्मेट की बात करेंगे तो पहले फॉर्मेट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेट ऐसे आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है। और आगे प्रेजेंट में एक्शन अगर कंटिन्यूस था तो V4 आया था, परफेक्ट था तो आगे एक्शन V3 आया था प्रेजेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट का कुछ नहीं आया हुआ है, अदर वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम एक्शन कैसा होगा? इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा, प्रेजेंट में एक्शन कब होगा वो डेफिनिट है ही नहीं, मेंशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये आएगा। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं? देखिए पहली बात, कोई भी हैबिट, किसी की हैबिट को दिखाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे। और ये हमेशा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है, ये हमेशा हैबिट को ही रिप्रेजेंट करेगा जब ये एक्शन वर्ब होगा। या कुछ भी इन्फॉर्मेशन करना हो, जानकारी देना हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आएगा। किसी के डेली लाइफ का रूटीन एक्शन है तो वो भी क्या हो जाएगा सर? वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। किसी का फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन है तो वहाँ भी अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई जो प्लान है वो फिक्स है, 100% होगा ही होगा, तो वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है जो इनकी प्राकृतिक सत्य, भगवान के द्वारा बनाया गया सत्य, तो वहाँ पे भी यही आएगा। जहाँ पर इटर्नल ट्रुथ का मतलब मानवीकरणीय, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया सत्य है उसे हम इटर्नल ट्रुथ कहते हैं। जैसे बोलेंगे 2 और 2 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इन सभी को रिप्रेजेंट्स करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। बिल्कुल, कोई हैबिट, इन्फॉर्मेशन, डेली लाइफ रूटीन एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, इन सभी का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर लेते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए कई सारे शिक्षक पढ़ा देते हैं ता है, ते है, ती है, ये इनकम्प्लीट जानकारी। आपको हम फिर से बता दें कि ये ता है, ती है और जो भी ये इसे पढ़ाते हैं ये इनकम्प्लीट जानकारी का मतलब हुआ कि ये पूरा कंप्लीट जानकारी नहीं है, इसके अलावा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है। आगे देखिए, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ बोलेंगे आई रीड दिस बुक, तो रीड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट में आगे कोई भी एक्शन मेंशन नहीं है तो बोलेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जब ये एक्शन वर्ब होगा तो रीड करना, पढ़ना मेरे कंट्रोल में होता है। जब मन तब बंद कर सकते हैं, जब मन तब पढ़ सकते हैं, तो बोलेंगे ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब सर जो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होगा तो वो हैबिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? हैबिट को दिखाएगा। तो आई को हैबिट है या दिस बुक, या किताब पढ़ने की, तो मीनिंग यानी देखिए आई रीड दिस बुक का मतलब हुआ कि मैं बुक बार बार पढ़ता हूँ, ना कि अभी पढ़ता हूँ। अब बात वही आ गया कि देखिए आई रीड दिस बुक का मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई रीड दिस बुक का मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं पढ़ता हूँ। प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो बोलेंगे आई एम रीडिंग दिस बुक, प्रेजेंट में कंटिन्यूस है और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तरह से। या बोलेंगे मेरा हैबिट है कि मैं किताब पढ़ता हूँ लेकिन अभी नहीं पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट देखिए, आगे आप मार्केट जाते हैं, आपका हैबिट है या इन्फॉर्मेशन, बोले यू गो टू मार्केट, यानी कि सर हैबिट है मार्केट जाने का। यहाँ पोस्टमार्टम और थोड़ा करेंगे तो बुक क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, नाउन में जो डिटेल्स दिस, कौन सा बुक? दिस बुक बनेगा एडजेक्टिव। रीड हो जाएगा आपको, एक्शन वर्ब आई हो जाएगा प्रोनाउन यहाँ पे। अच्छा, यू गो टू मार्केट, यहाँ पे गो क्या होगा? वर्ब। अच्छा, कहाँ जाना है? तो मार्केट। आप मार्केट जाते हैं, टू यहाँ प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देखिए नाउन या प्रोनाउन, तो क्या बन जाएगा? ये मार्केट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा प्रीपोजिशनल प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे टू मार्केट जो है ये गो में डिटेल सेट कर रहा है, तुम यानी कि आप जाते हैं कहाँ? टू मार्केट। तो जो वर्ब में डिटेल्स वो बनेगा एडवर्बियल। और यहाँ पे एक से अधिक वर्ड है टू मार्केट, तो वर्ड का फ्रेज बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। सब कुछ पढ़ा दिए हैं, डिस्कस कर चुके हैं पीछे। आगे इसका मीनिंग होगा हैबिट एंड इन्फॉर्मेशन, ना कि अभी जाते हैं। तो यू गो टू मार्केट का मतलब होता है कि हैबिट है किसी का या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं जा रहे हैं। प्रेजेंट में जाएंगे तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू, प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए सूरज पूर्व में उगेगा, ये प्राकृतिक सत्य है सर कि भगवान का दिया हुआ सत्य है। तो यहाँ पे गागेगी से मतलब नहीं है, बोलेंगे द सन, और सिंगुलर के हिसाब से राइज आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका मीनिंग आ रहा है इन्फॉर्मेशन पर्पस।
अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री कल चना जाएंगे, तो सर यहाँ पे गागेगी लगा हुआ है, लेकिन ये एक्शन कैसा है, बोलेंगे सर ये फिक्स एक्शन है। और फ्यूचर का फिक्स है कि प्रधानमंत्री जो अगर बोल दिए हैं कि चना जाएंगे तो मेंशन कर दिए तो पक्का जाएंगे, तो बोलेंगे फिक्स में फ्यूचर प्लान एक्शन क्या है, फिक्स है, ये होगा ही होगा। तो द पीएम यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे गागे के हिसाब से, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देंगे। द पीएम गोज टू चाइना टुमारो का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जो है चाइना यानी कि क्या तो जाएंगे, और कब जाएंगे, कल जाएंगे। अब कहने का मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे गोज जो है ना, ये गोज यहाँ पे विल से लगाने का प्रयास नहीं करिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है यानी कि ये फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन जो होता है इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए मीनिंग इसका क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन यानी कि फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे, अच्छा ये तो आपको चार्ट बताई थी, ये आपको इसी से पूरा का पूरा टेंस हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये बी फॉर्म से बनता है, फर्स्ट फॉर्म MR जो बी का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसका वॉज वर्ब हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बी का जो है बीन हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म बीइंग होगा, फिफ्थ फॉर्म इसका इज बन जाता है। आपको ये समझना है कि देखिए वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड फॉर्म पास्ट को, थर्ड फॉर्म किसी कंप्लीट एक्शन को, फोर्थ फॉर्म ऑन गोइंग कंटिन्यूस को, और फिफ्थ फॉर्म क्या करता है तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए इन द सेम वे हैव का फर्स्ट फॉर्म हैवी होता है, सेकेंड फॉर्म हैड होगा, थर्ड फॉर्म हैड होगा, और फोर्थ फॉर्म हैविंग होगा। देखिए फोर्थ फॉर्म में ING जोड़ना होता है और कुछ नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे हैज हो जाएगा सिंगलर वाला हो जाएगा। आगे डू का डू हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, और डन थर्ड फॉर्म, और डूइंग फोर्थ फॉर्म, और डन डज हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म। ये डू और यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं हैपनिंग वर्ब, तो आपको पता होगा बताए थे जो बी फॉर्म होता है उसे हम हैपनिंग वर्ब कहते हैं। और हैपनिंग वर्ब क्या दिखाएगा कि कौन क्या है, जैसे ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो क्या बोलेंगे आई एम अ टीचर। वह एक नर्स है, सी इज अ नर्स, तो वही एग्जाम यहाँ पे ये बताया कि कौन क्या है। तो यहाँ पे एज देखिए जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, और फिफ्थ फॉर्म किसका है तो बी फॉर्म का है, और यहाँ पे जो MR है वो फर्स्ट फॉर्म है किसका, बी फॉर्म का है। तो दोनों ये बी फॉर्म से बनता है, पूरा का पूरा EJMR हम बताए थे बी फॉर्म से ही बनता है। और ये यहाँ पे जो V5 दिया है इज, और V1 दिया है MR, ये दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको हम बता दिए थे कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फिफ्थ फॉर्म होता है ये दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट हुआ। आगे ये एक्शन कैसा होगा इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, तो क्या मानेंगे कि प्रेजेंट में एक्शन क्या है, इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट के आगे V4 रहता है तो मानेंगे कंटिन्यूस, तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। V3 रहता है तो मानेंगे हम हैव प्लस V3 परफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है, तो हम मानेंगे प्रेजेंट टाइम में एक्शन कैसा, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि ये कब मतलब डेफिनिट नहीं है। और इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए जब ये यहाँ पे EJMR क्या हैपनिंग वर्ब, और जब ये हैपनिंग वर्ब बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका मीनिंग होता है ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पस। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पर्पस, तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन करेगा कि कौन क्या है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हैपनिंग वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन करना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, तो क्या बनेगा आई, और आई के साथ क्या एम आएगा, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे एम देखिए एम क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बिकॉज बी फॉर्म से बना है, तो ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट में आगे कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं है, तो क्या मानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फॉर्मेट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स। और इसका मीनिंग क्या होगा, जब यहाँ पे एम क्या है तो एम बोलेंगे हैपनिंग वर्ब है। हैपनिंग वर्ब में इसका मीनिंग होता है ओनली इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं एक शिक्षक हूँ, एक क्या है, इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कोई तातेती नहीं है। आपको हम क्या बोलें कि तातेती इनकम्प्लीट जानकारी है, पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में तातेती नहीं आता, आप सिर्फ ओनली एक्शन वर्ब में आपको देखने को मिलेगा तातेती। अदरवाइज यहाँ पे हैपनिंग वर्ब की बात करेंगे, पोजीशन वर्ब की बात करेंगे, यहाँ पे आपको तातेती नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोले कि तातेती जो होता है सिंपल प्रेजेंट का वो मतलब इनकम्प्लीट जानकारी होता है। नेक्स्ट देखिए नोट, EJMR जो है बी फॉर्म से बना है, जस्ट बताया EJMR जो है, EJMR का फादर की बात करेंगे तो बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म से बनता है EJMR। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ क्या, मैं घर पर हूँ, तो क्या बनेगा आई एम एट होम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हम जरा करते हैं पोस्टमार्टम। तो यहाँ पे एम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा प्रेजेंट को, और प्रेजेंट में एक्शन कैसा वो डेफिनिट नहीं है, बिकॉज आई कोई वर्ब का फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे होम क्या है, होम यहाँ पे हो जाएगा आपको नाउन, क्या हो जाएगा नाउन। यहाँ पे एट है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जब भी आता है तो उसका अपना आता है ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश में बताते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो टाइप होते हैं, या तो होगा एडजेक्टिव फ्रेज या तो होगा एडवर्बियल फ्रेज। जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो वर्ब में करता है वो होता है एडवर्बियल। तो यहाँ पे मैं हूँ क्या घर पर, तो ये एम में यानी कि हैपनिंग वर्ब में डिटेल्स ऐड करा बोलेंगे, ये तो एडवर्बियल है, और एक से अधिक वर्ब तो फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एट होम क्या होगा एडवर्बियल फ्रेज, यहाँ पे आई हो जाएगा सब्जेक्ट, एम यहाँ हो जाएगा मैन वर्ब जो हैपनिंग को दिखाएगा। तो यहाँ पे एम क्या है, हैपनिंग वर्ब है, यहाँ समझिए। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या होगा, वही इन्फॉर्मेशन पर्पस की मैं घर पर हूँ एक इन्फॉर्मेशन है।
जब ईजेएमआर को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, ओनली बोलेंगे ये इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा ईजेएमआर ये अगर हम बात करेंगे इसके बाद कोई वर्ब का फॉर्म आ जाए ईजेएमआर प्लस बी4 तो ये हो जाएगा आपको ईजेएमआर यहाँ पे हैपनिंग नहीं बनेगा, वो बन जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब और वो मैन वर्ब की हेल्प करेगा। लेकिन ये जब सेंटेंस में सिंगल आएगा तो ये मैन वर्ब की तरह काज, यहाँ पे ये एम क्या है, मैन वर्ब है, और जब ये मैन वर्ब बनेगा तभी ये दिखाएगा आपको हैपनिंग को। ये नहीं कि मान लीजिए किसी वर्ब को हेल्प कर रहा है वहाँ पे इसको हैपनिंग बोल दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। हैपनिंग तभी होगा जब ये सिंगल सेंटेंस में आएगा और अकेला आके मैन वर्ब की तरह काज करेगा। किसी वर्ब के साथ ईजेएमआर आ गया, मान लीजिए V3 के साथ आ गया तो ये वॉइस में आएगा, और मान लीजिए यहाँ पे कि किसी टेंस में आएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो फोर्थ फॉर्म जैसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे गोइंग क्या हो जाएगा, मैन वर्ब, और यहाँ पे ईजेएमआर यहाँ पे पीछे से हेल्प करेगा तो बोलेंगे ही इज या सी इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे इज जो आया है ये सिर्फ गोइंग को हेल्प करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हैपनिंग नहीं हेल्पिंग वर्ब बन गया। लेकिन अगर सेंटेंस में सिंगल आएगा तो उसका मीनिंग होगा वो कि कौन क्या है पोजीशन दिखाएगा और वो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे मैन वर्ब होगा। तो जब सेंटेंस में अकेले आए ईजेएमआर तो बनेगा मैन वर्ब, तब वो हैपनिंग वर्ब, और जब किसी वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ आएगा तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब, उसका वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा। अब यहाँ देखिए हैज हैव जो है ये पोजीशन वर्ब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। पोजीशन मीन्स अधिकार, जैसे बोलेंगे आपके पास 2 किताबें हैं तो यू हैव 2 बुक्स, यू हैव 2 बुक्स का मतलब हुआ यहाँ पे हैव तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे बुक्स क्या है, बोलेंगे बुक्स तो यहाँ पे नाउन है। अच्छा कितना है तो बोलेंगे 2 है, तो यहाँ बनेगा ये एडजेक्टिव, और यहाँ पे यू बनेगा आपको प्रोनाउन, और यहाँ पे देखिए हैव जो है सिंगल ही वर्ब है। तो आपको हम बताएं जब सेंटेंस में सिंगल ही वर्ब आए, एक ही वर्ब आए, तो वही क्या होगा, वही होगा मैन वर्ब, बिकॉज ये बिना मैन वर्ब का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की तरह काज कर रहा है, और जब ये मैन वर्ब की तरह काज करेगा तभी ये दिखाएगा आपको पोजीशन को, यानी कि अधिकार को दिखाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी ये V3 से पहले आ गया तो वहाँ पे ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ ये बताएगा कि हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग प्रेजेंट में जाएगा, बस इतना बताएगा। और यहाँ पे ये जो है ये मैन वर्ब हुआ और इसी का मीनिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आगे कोई भी वर्ब का फॉर्म दिया ही नहीं है तो बोलेंगे प्रेजेंट में एक्शन क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। तो ये भी देखिए सब्जेक्ट हो गया यू आपको, और यहाँ पे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और आगे अदर वर्ड, तो ये भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही ना फॉर्मेट हुआ। आपको हम क्या बताएं कि देखिए ताते ती जो है वो इनकम्प्लीट जानकारी है, सिर्फ ताते ती ही नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसके अलावा आपको पोजीशन वर्ब में ताते ती नहीं मिलेगा, हैपनिंग में आपको नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखिए तो इसका मीनिंग है कि आपके पास 2 किताबें हैं, यू हैव 2 बुक्स, तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ। तो वही बात अगर मान लीजिए हैपनिंग वर्ब रहे या पोजीशन वर्ब रहे, इसका मीनिंग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका मीनिंग होता है ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पस कि आपके पास एक घर है तो क्या होगा, यू हैव अ हाउस। अब यहाँ पे जैसे बोलेंगे मान लीजिए कि मेरे पास एक नोटबुक है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ नोटबुक। यहाँ पे हैव जो है ये पोजीशन वर्ब हुआ, अधिकार को रिप्रेजेंट करता है कि किस पे किसका अधिकार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कार है तो क्या बनेगा, यहाँ पे आई हैव अ कार हो जाएगा, मीनिंग कैसा होगा, इन्फॉर्मेशन ही होगा, जस्ट बताएं। तो ऐसे में आपको समझना है कि जितने भी है हैज हैव ये यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन मीन्स क्या, तो यहाँ पे अधिकार की बात कर रहा है। लेकिन अगर यही हैव के बाद जस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे हैव जो हो जाएगा ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये बन जाएगा आगे वाला ये मैन वर्ब V3। तो इस ये हैव यहाँ पोजीशन अधिकार नहीं दिखाएगा, ये आपको बताएगा कि प्रेजेंट टाइम एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये बताएगा हैव प्लस V3। और जब हैव के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन को लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये पोजीशन को ही दिखाएगा कि यानी कि ये नाउन पे इसका अधिकार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ देखिए हैज़ टू हैव टू, ये कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी के लिए हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग कर लेते हैं। और जब भी हैज़ टू हैव टू लिखेंगे उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और हैज़ टू का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे और हैव टू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ आता ही होगा। और आई और यू को हमेशा हम कहाँ कंसीडर करते हैं, आई और यू को ऑलवेज हम करेंगे प्लूरल में कंसीडर। तो आई यू के साथ हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे हैव टू आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए बोलेंगे आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है या आपको अंग्रेजी बोलना है, बोलेंगे ये कंपल्सन है, क्या है, कंपल्सन है। तो इस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि कंपल्सन के लिए हम हैज़ टू हैव टू का हम प्रयोग करते हैं। अब इसको हम और फॉर्मेट देखते हैं, और जब भी ये हैज़ टू हैव टू आएगा इसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखते हैं जरा आगे। अब यहाँ देखिए बोलेंगे यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको अंग्रेजी बोलना है या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ये भी बोलेंगे मीनिंग इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, तो देखिए ना यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, बिल्कुल हुआ,
और यहाँ पे ये यू सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस का फॉर्मेट होता है, बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस V1। अब यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा आपको अदर वर्ड। तो ऐसे आपको समझना है कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। कभी भी कंपल्सन की बात करेंगे, मजबूरी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हैज़ टू हैव टू का हम प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ आना है तो बोलेंगे सर यहाँ पे हैज़ टू हैव टू का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ बाहरी फोर्स हो। आपको यहाँ आना है तो क्या बोलेंगे, यू हैव टू कम हेयर। क्या बोलेंगे, यू हैव टू कम हेयर। तो ये बाहरी फोर्स यहाँ पे है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए ये कम क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हैव भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों को रिलेट करने के लिए यहाँ पे बीच में टू का हम प्रयोग कर लिया। अगर गलत, अगर यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक साथ यूज नहीं करेंगे, बीच में आपको टू लाना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना, ये भी सर फोर्स है, बाहरी फोर्स। तो बोलेंगे आई हैव टू टीच इंग्लिश। अच्छा, पढ़ाना है होगा तो टीच होगा, यहाँ पे पढ़ना है तो रीड कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आई हैव टू यहाँ पे रीड इंग्लिश पढ़ना है तो, और पढ़ाना रहेगा तो यहाँ पे टीच होगा। तो यहाँ पे पढ़ाना ही कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो आई हैव और यहाँ पे टू टीच, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कंपल्सन, मजबूरी है कि मुझे पढ़ाना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवांस कंसेप्ट में आ जाएगा कि आपको दो V1 दे देगा, उसके बीच में टू लगाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अच्छा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वो आपको क्या दिखाए, कहीं ना कहीं ये बताएगा कि एक्शन कितनी बार हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी को बताएगा। तो जब भी फ्रीक्वेंसी को बताएगा तो उसको हम कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए कंटिन्यूस में उसे हम लिखते हैं जो ऑन गोइंग प्रोसेस है। मान लीजिए या तो प्रेजेंट में ऑन गोइंग चल रहा है, या तो पास्ट में चल रहा था जिस समय की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में चल रहा होगा। तो कंटिन्यूस सर तभी बोलेंगे जब मान लीजिए कोई भी एक्शन ऑन गोइंग हो, चाहे पास्ट में था, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में होगा, तभी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ वर्ड है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज हम क्यों करते हैं, बिकॉज देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग हम क्या बताए थे कि एक्शन कहीं ना कहीं अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोलेंगे ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या डिमांड करेगा, तो ऑलवेज मतलब बोलेगा अच्छा मैं आई ऑलवेज गो देयर, तो मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। तो ये ठीक है कि मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, आई गो मेरा हैबिट है, ठीक है बिल्कुल। इसी को ऐसे बोलेंगे आई एम ऑलवेज गोइंग देयर, तो ये इलॉजिकल बात हो गया। देखिए पहली बात तो गो में आईएनजी क्यों लगाएं, गो में आईएनजी लगाने का मतलब हुआ एक्शन अभी हो रहा है, और ऑलवेज बताया कि हमेशा हो रहा है। तो जब यहाँ पे ऑलवेज ये बताएगा हमेशा हो रहा है तो इसमें आईएनजी क्यों लगाएं, तो बनेगा सुपरफ्लुअस, बिकॉज ये ऑलवेज में ही सेंस। यहाँ पे देखिए तो गो में आईएनजी लगाने का मतलब क्या है कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, और ऑलवेज बताएगा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो एक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा वहाँ पे आईएनजी तो हम नहीं लगाते, हम सिखाएं आपको। तो आईएनजी वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे सेंस देगी कुछ देर बाद एक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो अगर कुछ देर बाद एक्शन स्टॉप हो जाएगा, अगर उसका सेंस जहाँ पे आ रहा है वहीं पे आप आईएनजी लगाएं, अदरवाइज आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ देखिए ये जितने भी वर्ड है ये सब रिपीटेशन को दिखाएगा, एक्शन बार बार होगा, एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इस केस में ये वर्ड को देखते ही आपको चूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ऐसे हो गया ऑलवेज, तो हमेशा, तो जो हमेशा होगा वो V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बताए थे। अब यहाँ पे नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं होता है। मान लीजिए देखिए अभी बोलेंगे कि आई एम नेवर डूइंग दिस वर्क, आई एम नेवर डूइंग दिस वर्क। अच्छा, डूइंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डूइंग का मतलब कि प्रेजेंट में हो रहा है, और नेवर बोलेगा कभी नहीं, तो इलॉजिकल बात हुआ कि नहीं हुआ। नेवर मतलब बोला कभी नहीं, और आईएनजी बोलेगा अभी हो रहा है, तो दोनों में सर क्या कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। तो नेवर का प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे, कंटिन्यूस में। हमेशा जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखा है, नेवर हो गया, सेल्डम कभी कभार, हार्डली हो गया, रेयरली, ऑफन, बेयरली, समटाइम्स, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ये सब देखते ही आपको कहाँ जाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। और ये सभी वर्ड किसके लिए आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आएगा। और क्योंकि ये सर रिपीटेशन को दिखाएगा ना, कोई भी एक्शन डेली होता है तो डेली लाइफ रूटीन एक्शन के लिए हम क्या बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एवरीडे कोई भी एक्शन होगा तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सी बात है। तो ये सब जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखा है सभी को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करें। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, बिकॉज ये हम बताए थे रिप्रेजेंट करता है हैबिट और रूटीन एक्शन को, और हैबिट और रूटीन एक्शन की जहाँ भी बात होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। या कोई नेचर हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, बता दिए आपका। किसी का नेचर कुछ है तो उस मतलब नेचर है उसका, तो उसका एक तरह से हैबिट बोलेंगे। तो इस तरह से इसका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखिए, सी इज नेवर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे तो बोलेंगे नेवर जब भी लगा है तो कंटिन्यूस में नॉट पॉसिबल। अब इसका रीजन भी हम बताएं क्यों देखिए आईएनजी का मतलब एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस है, और नेवर बताया कभी नहीं, तो बोलेंगे सही लॉजिकल बात हो गया ना। एक तो सर प्लेइंग बोल रहा है कि अभी हो रहा है प्रेजेंट में, नेवर बोलेगा कभी नहीं होता है, तो दोनों में ये क्या बोलेंगे, दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे ये नेवर नॉट पॉसिबल, या तो नेवर को यहाँ पे हटा दीजिए या तो नेवर रखिएगा, तो आपको बताना होगा कि ये एक्शन कभी नहीं होता है।
ये एक्शन होने का हैबिट नहीं है इसके पास, मतलब कभी नहीं होता है। तो नेवर क्या डिमांड करेगा, इनडेफिनिट प्रोसेस। बोलेंगे सी नेवर प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब है सी को, अगर मान लीजिए इस नेवर को हम हटा देंगे, मीनिंग क्या होगा, सी को क्रिकेट खेलने की हैबिट है, सी प्लेज क्रिकेट, इट मीन्स क्या होगा, सी को क्रिकेट खेलने की हैबिट है। और नेवर बताएगा सी को क्रिकेट नहीं खेलने की हैबिट है, ये भी इसका मीनिंग हैबिट ही आ रहा है। समझिए इन बातों को, सी को क्रिकेट नहीं खेलने की हैबिट है, इसका मतलब सी जो है कोई लड़की है, मतलब सी वो कभी क्रिकेट नहीं खेलती, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट मीनिंग, सी को क्रिकेट नहीं खेलने का हैबिट है, यानी कि की हैबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है, समझ गए ना। हम यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे कंसेप्चुअल बताएंगे आपको, एक भी यहाँ पे रूल रपट्टा नहीं सिखाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट के माध्यम से। अगर आप मेरे क्लास में आइएगा तो वहाँ पे और बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। और वहाँ पे तो, यहाँ पे टेस्ट तो मान लीजिए 2 से 3 घंटा में खत्म होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, 60 से 65 घंटे, यानी कि 60 आवर्स, समझ लीजिए 2.5 से 3 महीने सिर्फ टेंस ही पढ़ाते हैं। बिकॉज आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे द कंप्लीट पढ़ाएंगे, उसके बाद पूरे जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से देखते हैं आगे। नेक्स्ट, आई गो टू ऑफिस डेली, यहाँ पे डेली क्या बताया, एक्शन बार बार रिपीट होता है, और रिपीटेशन के लिए क्या आएगा आपको, तो बताए थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। इसी को आई एम गोइंग टू ऑफिस डेली नहीं बोल सकते। देखिए डेली का मतलब हम प्रत्येक दिन जाते हैं, और हम आईएनजी क्यों लगाते हैं, बिकॉज एक्शन अभी हो रहा है। तो बोलेंगे सर ये तो कहीं ना कहीं इलॉजिकल बात हो गया ना, इसका मीनिंग होगा कि एक्शन रोज होता है, इसका हैबिट है, और हैबिट के केस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और यहाँ पे गोइंग का मतलब ये हुआ कि मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आईएनजी से बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट में एक्शन हो रहा नहीं है, ये उसका हैबिट है, लेकिन अभी नहीं होता है, लेकिन जरूर होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ यू आर ऑफन डूइंग दिस मिस्टेक, यहाँ देखिए, अच्छा ऑफन का मीनिंग क्या होता है, बोलेंगे अक्सर, और यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसे निकालेंगे हम, यू आर प्रेजेंट में जो है डूइंग कर रहे हैं या मिस्टेक। अगर मान लीजिए कोई हम प्रेजेंट में मिस्टेक कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफन आ गया, तो ऑफन का मतलब होता है कि अक्सर। तो अक्सर का मतलब क्या, कि वो एक्शन रिपीट होगा, इसका मतलब पक्का अभी नहीं होता है, वो हमेशा मतलब मिस्टेक करता है, उसका नेचर है, हैबिट है। तो इस केस में यहाँ पे आईएनजी नॉट पॉसिबल। आईएनजी का मतलब प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है तभी बोलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ बोलेंगे यू ऑफन डू मिस्टेक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे किसी के नेचर की बात हो रहा है कि हमेशा वो अक्सर मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेचर के लिए आएगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आईएनजी का मतलब प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है या पास्ट में हो रहा था, मतलब एक्शन ऑन गोइंग है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, तो वहाँ पर हम आईएनजी लगाते हैं, अदरवाइज आईएनजी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस कंसेप्ट होते हैं। अच्छा एडवांस कंसेप्ट इसको नाम क्यों दिया गया, बिकॉज इसमें होगा क्या आपको, तो यहाँ पे डबल V1 आ जाएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आएगा नो या नोज में से, यानी कि नो मतलब जानना होता है, आपको आता होगा। अच्छा नो आएगा आपको जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, और नोज वहाँ पे आएगा जहाँ पे होगा सब्जेक्ट सिंगुलर, बिकॉज जो वर्ब का जन्म होता है बताए थे अपोजिट होता है। अगर नो है तो ये हो जाएगा आपको प्लूरल वर्ब, और इसमें एस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन नॉन में ऐसा नहीं होता है, नॉन में बॉय का मतलब एक लड़का और बॉयज़ का मतलब एक से अधिक लड़का, लेकिन वर्ब उसके जस्ट अपोजिट चलता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए नो और नोज के बाद यहाँ पे फिर से भी बनाएगा, तो इस बीच में यहाँ पे नो नोज के साथ यहाँ फिक्स करना है आपको हाउ टू, क्या हाउ टू, बोलेंगे आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, बोलेंगे मैं जानता हूँ कैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो नो हमेशा अपने बाद क्या लेगा, आपको हाउ टू लेगा। अब देखिए आगे, अच्छा ये नो जो है और नोज है, तो बोलेंगे नोज जो है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये नोज जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ पे नो जो है फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल है। बोले ये दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, पीछे मेंशन किए हुए हैं कि जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो कोई और नहीं सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो दोनों फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और आगे बोलेंगे देखिए प्रेजेंट यहाँ पे आ गया सर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आ गया, ये तो आ गया। फिर आगे अदर वर्ड, तो क्या बोलेंगे कौन सा टेंस का फॉर्मेट है, बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अदर वर्ड, तो बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्मेट है। इसको हम यहाँ पे प्रूव कर, इसको हम यहाँ पे प्रूव कर दिए। अब आगे देखते हैं, अब सेंटेंस कैसे आएगा, आपको अंग्रेजी बोलना आता है या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, या तो आता है बोलेगा या तो जानते हैं। अच्छा यू नो आप जानते हैं, हाउ टू स्पीक कैसे बोलते हैं अंग्रेजी, आपको अंग्रेजी बोलना आता है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे नो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे स्पीक भी क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों में आपको हाउ टू लगा देना है। तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन पर्पस की, मैं जानता हूँ अंग्रेजी बोलना, ये इन्फॉर्मेशन ही होगा। तो आपको बताई थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग या तो उसका किसी का नेचर होगा या किसी का हैबिट होगा, या तरह से इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वांट मतलब चाहना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वांट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये 2 + V1 यहाँ पे, जब भी यहाँ पे देखिए ये V1 यहाँ पे आया हुआ है, और ये भी तो V1 V5 है ना, इस बीच में आपको 2 लगाना और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग वही इन्फॉर्मेशन पर्पस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या एग्जाम्पल, बोलेंगे मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ क्या, टू टीच। अब यहाँ पे ऐसे भी अगर हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होगा तो ना वाले में आपको 2 लगाना है, पढ़ना
पढ़ाना का क्या होगा, टू टीच। बोलेंगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ क्या, टू टीच हियर। आई वॉन्ट टू टीच हियर, मैं आपको पीटना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बीट यू, आई वॉन्ट टू बीट यू, मैं चाहता हूँ टू बीट यू। हो जाएगा, ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे डबल V1 में बीच में आपको टू लगाना है। यहाँ देखिए, रिया क्रिकेट खेलना चाहती है, तो रिया यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, बिकॉज वर्ब अपोजिट होता है। तो रिया वांट्स क्या, टू प्ले क्रिकेट। रिया वांट्स चाहती है टू प्ले क्रिकेट। तो आपको इसे समझना है। फिर यहाँ पे देखिए इन द सेम भी होता है लाइक लाइक्स। अब लाइक जहाँ पे आएगा उसका हिंदी होगा पसंद करना। वांट मतलब चाहना होता है, और नो मतलब जानना होता है। यहाँ पे देखिए सेम वही फॉर्मेट होगा, लाइक के बाद लाइक्स होगा, यहाँ पे टू आएगा, V1 आएगा, अदर आएगा। ये मैं किताब पढ़ना पसंद करती हूँ, तो बोलेगा आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ क्या, टू रीड दिस बुक। यहाँ पे बुक हो जाएगा आपको क्या, नाउन, ये दिस होगा एडजेक्टिव। समझ सकते हैं। यहाँ पे लाइक वर्ब है, आई होगा प्रोनाउन, यहाँ पे टू और ये काम करा इन्फिनिटिव की तरह। आगे, आप टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, यू लाइक टू वॉच द टेलीविज़न। अच्छा, आप पसंद करते हैं, यू लाइक क्या, टू वॉच देखना, द टेलीविज़न। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं ना, तो यहाँ पे दो इसीलिए आया बिकॉज वो टेलीविज़न की बात करें, इसको हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो का प्रयोग हम करते हैं। अब और एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नथिंग बट V1। इसका मतलब होगा वह पढ़ती ही रहती है, तो बोलेंगे ही डज नथिंग बट रीड। यहाँ पे या तो डू लगाइएगा या तो डज। और डू कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपको प्लूरल, और डज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप पढ़ाते ही रहते हैं, तो यू के केस में हमेशा क्या, डू ही आएगा। यू हमेशा क्या लेता है, तो बोलेंगे प्लूरल वर्ब लेता है। आपको ये ध्यान रखना, यू डू नथिंग बट टीच, आप पढ़ाते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट टीच। मैं सेब खाता ही रहता हूँ, तो क्या होगा, आई डू नथिंग बट ईट एन एप्पल। तो आपको समझना है, ये सब हो गया। अब इसका निगेटिव फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। देखिए निगेटिव फॉर्मेट यहाँ पे आपको सीखना है। जब भी निगेटिव इसका करेंगे ना, तो देखिए सब्जेक्ट आएगा, इस डूडज को हटा दीजिए। अगर हटा देंगे, बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 अदर वर्ड। अब ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए आपको हम पहले बताए हैं, अभी बता देते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस का निगेटिव करते हैं, या इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे या इंट्रोगेटिव का निगेटिव ले जाएंगे, तो हैपनिंग वर्ब को छोड़ के, जैसे इजेमआर होता है उसको छोड़ के, सभी निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम डू को हम यहाँ से गायब कर दे, तो बोलेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए मीनिंग होगा यू, यहाँ पे डू नोट को गायब कर दीजिए। बोलेंगे अच्छा यू हैव बुक्स, तो यहाँ बुक क्या है, नाउन है। बोलेंगे हैव तो एक ही वर्ब है ना, हैव क्या है, बोलेंगे एक ही वर्ब है। तो यहाँ पे तो हो गया मैन वर्ब। आपको पता है सेंटेंस जब भी बनेगा तो बिना मैन वर्ब का बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा आपको मैन वर्ब। इसमें तो सर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जब निगेटिव करेंगे तो मुझे नीड पड़ेगी किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, डू और डज। क्या होता है, तो डू डज के साथ आपको नोट लगाना है निगेटिव वाले में, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट क्या बनेगा सर, कि अगर मान लो सब्जेक्ट यू है, तो यू तो हमेशा सर ट्रीट होता है प्लूरल की तरह, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। यू डू नॉट हैव बुक्स, आपके पास किताबें नहीं है। यू इसको सर डू नोट को एक साथ डोंट भी बोल सकते हैं, और डज नोट को एक साथ डजेंट भी बोल सकते हैं। बोले यू डोंट हैव बुक्स, आपके पास किताबें नहीं है, आपके पास किताबें नहीं है। बोलेंगे मेरे पास एक घर नहीं है, आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट हैव अ हाउस। बोलेंगे उसके पास एक बुक नहीं है, तो क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ बुक। ऐसे आपको समझना है। तो जब भी निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपको डू नोट डज नोट लाना ही पड़ेगा, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट इसका फिक्स होता है हेल्पिंग ऑफ डू और डज। तो ये आपको उसमें लाना ही होगा जब निगेटिव करेंगे। तब क्यों लाना होगा, बिकॉज जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। बस इजेमआर को छोड़ करके, इजेमआर एक हैपनिंग वर्ब है, एक वीक कड़ी का वर्ब होता है, तो उसको छोड़ करके पूरा का पूरा जितना भी इधर आएगा सही में आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी ही, चाहे आप उसको इंट्रोगेटिव में ले जाइए, चाहे आप उसको नेगेटिव में ले जाइए। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए उसके पास एक सुंदर घर नहीं है। अच्छा, हम क्या बताए थे आपको, देखिए बोलेंगे मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। ये पोजीशन, तो हैज हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए, कौन से सामान पे किसका अधिकार है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बिलोंग करेगा। जैसे बोलेंगे मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, तो आई हैव नॉट अ कार नहीं बोलेंगे। अब जो मॉडर्न इंग्लिश आया उसमें इसको रॉन्ग माना गया है, तो आई हैव नॉट अ कार नहीं बोलना, आई डोंट हैव अ कार क्या बोलना है, या आई डू नॉट हैव अ कार। तो आपको बताएं, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग क्या होता है, डू और डज को लाएंगे। तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस लगाएगा। बताए थे आपको पीछे कि वर्ब जो होता है जिसमें ES लगा होता है वो सिंगुलर होता है, तो ही हिसाब से डू नहीं डज आएगा। क्या आएगा, डज। ही डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे हाउस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अच्छा, नाउन कैसा है, तो बोलेंगे ब्यूटीफुल है, जो नाउन में डिटेल से एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पे हैव क्या होगा, बोलेंगे मैन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। ये नोट बनेगा आपको एडवर्ब। अच्छा, बोलेंगे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, तो ये पोजीशन में डिटेल सेट कर
रहा है। वर्ब में डिटेल्स क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओके, यहाँ पे डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा प्रोनाउन। अगर बात करेंगे सेंटेंस किसके बारे में बात करता है, बोलेंगे ही के बारे में, तो ही हो गया आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस जिसके बारे में बात करें वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और जो कुछ भी बात किया गया पूरा का पूरा प्रिडिकेट हो जाएगा। इस प्रिडिकेट में क्या सब है आपको देख सकते हैं, यहाँ पे नाउन है, इसका एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पे बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे पोस्टमार्टम करना भी हम सिखाते हैं पूरे बेसिक ऑफ इंग्लिश में। जो बेसिक ऑफ इंग्लिश चलता है 20 से 25 दिन, उसमें पूरा का पूरा पोस्टमार्टम सिखाते हैं हम ऐसे ही सेंटेंस को। आगे देखिए, यहाँ पे डज नॉट को एक साथ डजंट भी बोल देंगे, ही डजंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, बिल्कुल ठीक है, दोनों में से आपको ही बोल सकते हैं। आगे देखिए, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना। अच्छा, आपको बताए थे कि कंपल्सन, मजबूरी में क्या, मुझे अंग्रेजी बोलना, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ बिल्कुल, कि सर उसे वहाँ जाना, ही हैज़ टू गो देयर, मुझे ये किताब पढ़ना, आई हैव टू रीड दिस बुक। तो यहाँ पे बोलेंगे कंपल्सन केस में क्या होता है, तो इसका जब निगेटिव बनेगा, तो निगेटिव में कौन सा, ये तो इसका फॉर्मेट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दिखाए थे, उसको प्रूव किए थे। इसका नेगेटिव जब भी बनाएंगे तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसका क्या होगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, तो आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश या आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे बताए थे ये स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और ये हैव भी बीच में टू का आना क्या है, नेसेसरी, आवश्यक है। आगे देखिए, या तो इस यहाँ पे डू नॉट बोल दीजिए या डू नॉट को एक साथ डोंट बोल दीजिए, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, दोनों सही है अपने स्तर पर। आगे देखिए, और फिर यहाँ पे आ गया आपको तैरना नहीं आता है, तो बोलेंगे आपको तैरना आता है या आप तैरना जानते हैं, तो क्या बनाए थे, आई नो हाउ टू स्विम। यहाँ पे यू है तो यू कर दिए, मतलब आपको तैरना आता है तो क्या बनाएंगे, यू नो हाउ टू स्विम, आप जानते हैं हाउ टू स्विम। आप नहीं जानते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, तो वहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो बोलेंगे यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम बोलिए, या यू डोंट नो हाउ टू स्विम बोलिए, ये दोनों सही है। ओके, तो ये दोनों में से एक आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो डूड और डज बीच में आएगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से, या तो होगा हेल्पिंग वर्ब से या तो होगा WH फैमिली से। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन होगा लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसका आंसर यस नो मिल जाएगा। बोलेंगे अच्छा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर हम खेलेंगे तो बोलेंगे हाँ, और नहीं खेलते तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ बोलेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना किसी से, तो वहाँ पे ऑलवेज हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। आगे देखिए, क्या आप बाजार जाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू गो टू मार्केट। यहाँ देखिए, अच्छा मैं बाजार जाना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो टू मार्केट। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट, या बोलेंगे आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, या क्या आप बाजार जाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू गो टू मार्केट। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिए। बोले क्या आपको अंग्रेजी बोलना है, अच्छा मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो क्या बनाएंगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है तो आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्या आपको अंग्रेजी बोलना है, तो डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये सर कौन सा क्वेश्चन है, तो बोलेंगे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में स्टार्टिंग होता है डू डज से, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब से। इसलिए बोलेंगे कि आपको अंग्रेजी क्यों बोलना है, तो सर इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो पूछते हैं WH फैमिली से पूछेंगे, तो वहाँ पे इसी से बोलेंगे क्या WH वर्ड जोड़ना पड़ेगा, वाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी क्यों बोलना है। तो जब भी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इंट्रोगेटिव है, जस्ट पहले आपको WH वर्ड चिपका देना है, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछने के लिए WH फैमिली से पूछेंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जब भी किसी को पूछेंगे तो वहाँ पे हम किससे पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे। जितने भी हम एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं सभी का यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए, ये नहीं कि सिर्फ जितना भी कंसेप्ट हम डिस्कस किए हैं वो इसमें स्पोकन इंग्लिश भी हो गया, आपको A to Z कंसेप्ट हम यहाँ पे दिखा दिए। तो ये सभी के लिए रामबाण क्लास था। मान लीजिए आपको स्पोकन करना है, किसी को SSC के लिए करना है, किसी को बैंक के लिए करना है, तो सभी के लिए सफिशिएंट था, बिकॉज यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को एक बार रिवीजन करवाए हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हम फिर से अगला वीडियो लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पास्ट टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस था निचोड़, आ जाएगा पास्ट और फ्यूचर का एक साथ। तो यहाँ पे हम 2 लेक्चर के माध्यम से पूरा का पूरा टेंस का निचोड़ हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।